पेपर ये फरवरी मार्च 2022 का, और कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाए बेटा। कह रहा है कि आयोडीन इज फाउंड नेचुरली इन कंपाउंड इन मेनी डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। आयोडाइड आयन रिएक्ट विद H2O2। अच्छा, अब जरा ये बात ध्यान में रखें कि आप ओ लेवल से पढ़ते आ रहे हैं कि आयोडाइड की नेचर क्या होती है। आयोडाइड इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। आयोडाइड एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, और अगर आयोडाइड H2O2 से रिएक्शन कर रहा है तो H2O2 क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और H2O2 के पास बेटा ये एबिलिटी होती है ना कि ये अपना ऑक्सीजन डोनेट कर सकता है, ये डिकम्पोज होता है इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन, तो इसलिए H2O2 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक रिडॉक्स रिएक्शन की बात कर रहा है कि आयोडाइड आयन रिएक्ट विद H2O2 टू फॉर्म आयोडीन। देखें ना, I-1 से 0 में जा रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ऑक्सीडेशन एंड वाटर। दिस रिएक्शन मिक्सचर इज शेकन विद साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन इज अ नॉन पोलर, ठीक है जी, साइक्लिक कंपाउंड है, नॉन पोलर। और ये साइक्लोहेक्सेन क्या कर रहा है बेटा, आयोडीन को अपने अंदर डिसॉल्व कर रहा है टू एक्सट्रैक्ट द आयोडीन, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन खुद नॉन पोलर है तो आयोडीन को अपने अंदर डिसॉल्व करेगा। पहले देखें आयोडीन वाटर में था, लेकिन आयोडीन इज पोलर, वाटर इज नॉन पोलर, क्योंकि एक्वस है ना, तो आयोडीन वाटर में था, लेकिन वाटर पोलर है, आयोडीन नॉन पोलर है, इसलिए वो इतना अच्छा सॉल्युबल नहीं है। तो अगर आपने ऊपर से साइक्लोहेक्सेन डाल दिया तो साइक्लोहेक्सेन सारा एक्सट्रैक्ट कर लेगा आयोडीन, कहां से, वाटर से। साइक्लोहेक्सेन इज इमिसिबल विद वाटर, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन इज नॉन पोलर, वाटर इज पोलर। आइडेंटिफाई द रोल ऑफ H2O2 इन इट्स रिएक्शन विद आयोडाइड आयन इन एसिडिक कंडीशन। तो बेटा आपको मैं बता चुका हूं कि जो H2O2 का रोल है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का होगा, क्योंकि आयोडाइड आयन इज द रिड्यूसिंग एजेंट। कैसे पता चला, आप रिएक्शन देखें कि -1 से 0 में जा रहा है ना बेटा, तो जो चीज ऑक्सीडाइज हो रही होती है, मैं आयोडाइड की फिलहाल बात कर रहा हूं, जो चीज ऑक्सीडाइज हो रही होती है वो क्या होती है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो आयोडाइड यहां से आपको समझ आ जाएगी कि आयोडाइड इज द रिड्यूसिंग एजेंट। तो फिर H2O2 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अच्छा, वो कह रहा है कि आप आयोनिक इक्वेशन लिखें, तो बेटा जरा देखिए आयोनिक इक्वेशन आपने कैसे लिखनी है। आयोडाइड आयन लिखेंगे आप I-1, इसका रिएक्शन बेटा आप करवा रहे हैं H2O2 से, और ये एसिडिफाइड है, H+ की प्रेजेंस में हो रहा है। और क्या बन रहा है बेटा, देखिए यहाँ पर आयोडीन बन रहा है, और क्या बन रहा है, वाटर। तो ये देखिए प्रोडक्ट उसने आपको बताए और रिएक्टेंट भी उसने आपको बताए हुए, आपसे वो सिर्फ बैलेंसिंग चाह रहा है, ठीक है। अब बैलेंसिंग बेटा आपने करनी है, तो एक तो बड़ा क्लियर है, यहाँ 2 आयोडीन है, तो बेटा यहाँ पर 1 आयोडीन है, तो यहाँ 2 मोल्स ऑफ आयोडाइड आयन आप लिखेंगे, ठीक है। अब आ जाए आगे आप ऑक्सीजन की बैलेंसिंग के ऊपर। बेटा जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पर कितने हैं जी, आप अगर H2O2 में देखें ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर कितने हैं, 1 है, तो यहाँ 2 लगा दें। और अब अगर आप देखें बेटा कि ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए, अब हम रिमेनिंग एटम्स को बैलेंस करते हैं, लेकिन उससे पहले चार्जेस को भी तो बैलेंस करना होता है ना, या चार्जेस भी खुद ब खुद बैलेंस हो जाएंगे बेटा। कैसे देखें, यहाँ पर हाइड्रोजन है आपके पास कितने, 4H है, ठीक है। और 4H में से बेटा यहाँ पर 2H इधर यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पर मैं अगर पीछे 2 लगाऊंगा ना तो बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अगर आप चार्जेस के लिहाज से करना चाहते हैं, देखें वो कैसे करेंगे। चार्जेस के लिहाज से बेटा आप इस तरीके से बैलेंस करेंगे कि देखिए ये जो साइड है ना बेटा, ये जो आपकी प्रोडक्ट वाली साइड है, ये तो ओवरऑल न्यूट्रल है, 0 चार्ज है इसका। यहाँ पर कितना चार्ज है, अभी हाइड्रोजन आयन को छोड़ दें, सिर्फ आयोडाइड और H2O में बताएं, -2 चार्ज है। बेटा इस -2 को आपने 0 करना है, तो -2 को 0 करने के लिए H के पीछे क्या लगाएंगे, 2। देखिए ना, ये -2 है और ये +2 हो जाएगा, तो फिर चार्जेस कैंसिल हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इक्वेशन को बैलेंस कर लिया है। अब बेटा आगे चलते हैं हम नेक्स्ट सर, क्वेश्चन पर। जी ये जो इक्वेशन है, सर हम जी। इस तरह कर, मतलब ये जो डाटा बुकलेट है उसमें से हम देख सकते हैं, उसमें मेरे ख्याल से शायद ये हो, और देखिए फिर अब हम डाटा वो। बुकलेट आपको नहीं दी जाएगी ना, डाटा बुकलेट नहीं होगी आपको, सिर्फ वो इक्वेशंस दी जाएंगी जिन जो बहुत जरूरी होंगी, जिसकी ई नॉट वैल्यू आपको चाहिए होगी, ओ, क्या मतलब सर, ठीक डाटा है। बुकलेट नहीं होगी? इस दफा डाटा बुकलेट नहीं होगी आपके पास, सिर्फ स्पेसिफिक डाटा होगा जो आपको रिक्वायर्ड होगा क्वेश्चन में। अच्छा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब वो ये कह रहे हैं, इस क्वेश्चन के लिए ना मैं अक्सर इस तरह की डायग्राम बना देता हूँ, फिर आपको समझना आसान हो जाता है बेटा। ये है सेपरेटिंग फनल, इसमें आप चीजों को एक मतलब सॉल्यूट को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम वन सॉल्वेंट। और ये बेटा आपके पास था इधर
आयोडीन इन एक्वस फॉर्म, ठीक है जी। और आपने ऊपर से क्या किया बेटा, C6H12 ऐड किया, कितना 15.0 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये बेटा आपने ऊपर से ऐड किया है साइक्लोहेक्सेन, C6H12 15 क्यूबिक सेंटीमीटर आपने ऐड किया, ठीक है जी। अच्छा, इससे फर्क नहीं पड़ता कि देखें, आपको तो नहीं पता ना कि पहले क्या था, मतलब आपको हर एक की डेंसिटी भी पता नहीं होगी। तो आप जब केपीसी का फॉर्मूला लिखेंगे ना, आपकी बात पहले भी बताई थी, तो आप कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन इन साइक्लोहेक्सेन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन इन वाटर, आप अगर इनको स्विच भी कर देते हैं, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन इन वाटर ऊपर लिख देते हैं और कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन इन साइक्लोहेक्सेन नीचे लिखते हैं, तो रेशियो फिर भी सेम रहेगी, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। अभी मैं वो जब फॉर्मूला लिखूंगा आपको वहां फर्दर बताऊंगा। लेकिन बेटा अभी बात सुने, ये आपके पास आयोडीन था वाटर के अंदर, ठीक है जी। तो आपने इस आयोडीन को निकालना है, तो आपने ऊपर से साइक्लोहेक्सेन डाल दिया, इस साइक्लोहेक्सेन की लेयर बेटा डाली, और इसको जब शेक किया तो क्या होगा, आयोडीन सारा कहाँ चला, सारा तो नहीं, मैक्सिमम कहाँ चला जाएगा, साइक्लोहेक्सेन में। क्यों? क्योंकि आयोडीन इज मोर सॉल्युबल इन साइक्लोहेक्सेन पोलैरिटी की वजह से, क्योंकि बोथ आर नॉन पोलर। तो वो कह रहा है कि इट इज फाउंड दैट 0.309 ग्राम ऑफ आयोडीन इज एक्सट्रैक्टेड इनटू द साइक्लोहेक्सेन। ये बेटा साइक्लोहेक्सेन में इतना आयोडीन आ गया, ठीक है जी। और पार्टीशन कोफिशिएंट भी उसने आपको बता दिया कि ये पार्टीशन कोफिशिएंट है। आपने बताना है कि मास ऑफ आयोडीन इन वाटर कितना है बेटा। तो फॉर्मूला जरा देखें, इसका फॉर्मूला ये है, KPC is equal to concentration of iodine in cyclohexane C6H12 divided by concentration of iodine in water। उमूमन बेटा वाटर नीचे रखते हैं उमूमन, और जो दूसरा सॉल्वेंट है उसको ऊपर रखते हैं। लेकिन अगर वाटर कोई भी हो ही ना, तो आप अगर इसको स्विच भी कर देते हैं, वाटर ऊपर रखकर साइक्लोहेक्सेन नीचे रखते हैं, तो सेम, कोई मसला नहीं है बेटा। केपीसी उसने बताया हुआ 93.8। अब देखिए कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन इन C6 कितना, C6H12 में साइक्लोहेक्सेन में कितना गया है, 0.39 ग्राम्स। लेकिन बेटा ये तो ग्राम है ना अपने कंसंट्रेशन, तो डिवाइडेड बाय इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है जी इसका, 15 है। वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो कंसंट्रेशन बनेगी। जी बेटा सर इसमें माइनस क्यों नहीं करेंगे, 0.392 माइनस एक्स क्यों नहीं किससे करेंगे? करें, किससे करें माइनस, एक्स से। एक्स क्या चीज है भाई, सर एक्स तो आपने निकालना है, वाटर, वो एक्स से तो आपने निकालना है भाई। वो जो आप कह रहे हो वो सेकंड टाइप के क्वेश्चन है भाई, वो दूसरे टाइप के क्वेश्चन है जिसमें आपके पास उसने टोटल मैस आपको दिया होता है, टोटल मैस दिया होता है और केपीसी दी होती है। क्या इसमें टोटल मैस दिया हुआ है? मेरी बात सुनो, 0.39। मेरी बात सुनो, वो जो आप कह रहे हो जब माइनस एक्स वाला, वो उस वक्त होगा इफ टोटल मैस ऑफ आयोडीन इज गिवन, तब आप उसमें से माइनस एक्स करोगे। यहाँ क्या आयोडीन का टोटल मैस है? ठीक है सर, समझ गए। देखो माइनस एक्स तो उस वक्त करोगे ना जब टोटल होगा, तो उसमें से आप कहोगे अच्छा इतना हम एज्यूम करते हैं एक्स उसमें चला गया। लेकिन अब उसने ये क्वेश्चन उसके, आप सही कह रहे हो, ये रिएक्शन उसके बिल्कुल ऑपोजिट है 180 डिग्री। क्यों? इसमें जो टोटल मैस है वो आपने फाइंड आउट करना है, एक्स उसने आपको पहले से बताया हुआ भाई, जो आप एक्स फाइंड आउट करते थे ना वो उसने बताया हुआ 0.39। जरा इस तरह करना, क्लास के बाद ना एक वो क्वेश्चन जो है वो इसके साथ कंपेयर करना, आपको फिर बिल्कुल सही आइडिया होगा कि हम माइनस एक्स कहाँ करते हैं। अच्छा आगे देखो, कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन इन वाटर। बट अब आयोडीन में कितना गया है, सॉरी आयोडीन में कितना रह गया? अब बताओ बिनी, क्या मुझे माइनस करना है यहाँ पर या नहीं करना है? चलो अब बताओ। एक्स लिख देंगे वाटर के लिए सर। जी बेटा, अब माइनस नहीं करना, क्योंकि टोटल बेटा जो बच गया है वो बस वाटर में है, वो कितना है, वो एक्स है। और वॉल्यूम कितना है जी वाटर का, क्योंकि कंसंट्रेशन है ना, डिवाइड बाय वॉल्यूम तो करना है 20, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर बेटा अब आपने क्या करना है, बस इसके एक्स की वैल्यू पहले निकालनी। मोल में कन्वर्ट करते हैं इसके मैथ्स को कॉन्सेंट्रेशन के लिए। क्या नहीं करते बेटा? आयोडीन के जो मैथ्स है इसको पहले मोल में नहीं कन्वर्ट करेंगे सर? नहीं बिल्कुल भी नहीं करते। किसने कहा है भाई आपको? डायरेक्ट आपको मैथ्स बस होगा। यूनिट सेम रखनी है, आपकी यूनिट सेम करना चाहते हो तो करोगे, लेकिन फिर वाटर के साथ क्या करोगे? वाटर का तो मैथ्स ही पता है, उसमें क्या नाम है, आयोडीन इन वाटर तो पता ही नहीं है आपको, तो दूसरे की यूनिट कैसे चेंज करोगे? तो कॉन्सेंट्रेशन के लिए मैथ्स डिवाइड बाय वॉल्यूम कर दें। तो कंसंट्रेशन तो बेटा मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर भी होता है और ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर भी होता है। यहाँ पर आसानी ये कि आप ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, लेकिन दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए। ये नहीं है कि एक क्यूबिक सेंटीमीटर और एक क्यूबिक डेसीमीटर, ऐसे नहीं करना, क्योंकि ये रेशो है। इसमें आप कोई भी यूनिट यूज कर सकते हैं, लेकिन सेम होनी चाहिए यूनिट्स।
ठीक सर है इसमें सर। क्या यूनिट है? बेटा देखो ना, मैंने ये आयोडीन ग्राम में और वॉल्यूम क्यूबिक सेंटीमीटर में, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर जो कंसंट्रेशन की यूनिट है, दैट इज ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। देखिए मैंने ये जो किया ना काम बेटा, ये 15 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितना आ रहा है, 0.39 ग्राम आयोडीन आ रहा है। एक में कितना आएगा, तो बेसिकली मैं 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के लिए करना चाह रहा हूँ ना, तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर निकालने के लिए 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितना आयोडीन आएगा, मैंने 0.392 को 15 से डिवाइड किया। बेटा यस या नो आगे क्या करें ताकि यस मैं फिर सर, आगे जाऊं। समझ अच्छा आ गई। अब बेटा देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, बस आगे मैथ्स करना है बेटा सारा। 93.8 इज इक्वल टू सर 0.392। 0.524 है। चलिए बेटा इसको कर लेते हैं ऐसे, और बेटा आप इसको अब सॉल्व कर लें जल्दी से, तो आपके पास आएगा 93.8। 0.392 को बेटा जब मैं 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 7.8 आ जाएगा, और नीचे 15x आएगा, और बेटा फिर मैं 93.8 इंटू 15x इज इक्वल टू 7.8, और बेटा इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये आ जाएगा 1407x इज इक्वल टू 7.8, और x आपने निकालना है 7.8 डिवाइडेड बाय 1407, और इसको बेटा आप जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास 5.54 टाइम्स 10⁻³ ग्राम्स। ठीक है, ये आपके पास बेटा आंसर आ गया। बेटा आप एक काम कीजिएगा, इस क्लास के बाद ना लाजमी, अगर आप लोगों को कंफ्यूजन इसमें ये हो रही है कि वो कौन से टाइप के क्वेश्चन थे, क्योंकि मैं भी इसी पेपर पे रहना चाहता हूँ कि वो कौन से टाइप के क्वेश्चन थे जिसमें माइनस करते थे, तो लाजमी टॉपिकल्स पे जाकर वो देखिएगा, आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे आपको खुद आइडिया हो जाएगा। उस क्वेश्चन के अंदर आपको टोटल जो सॉल्यूट का मैथ था वो दिया होता था। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि सजेस्ट हाउ द वैल्यू ऑफ KPC ऑफ आयोडीन between hexane 2-on and water compared to the value given in A2। बेटा mass of iodine in aqueous layer कितना रह गया था, 5.54 टाइम्स 10⁻³ अब वो ये कह रहा है कि अगर आप साइक्लोहेक्सेन की जगह ना क्या ले लें, हेक्सेन 2-on ले लें, हेक्सेन 2-on, मतलब ये वाला बेटा आगे कार्बन चेन है, ठीक है, ये पोलर है या नॉन पोलर है भाई, हेक्सेन 2-on, दिस इज पोलर। बेटा पोलर होने की वजह से क्या आयोडीन इसमें अब जाएगा ज्यादा या नहीं जाएगा, बताएं जी बेटा। आयोडीन क्या कम इस हेक्सेन कम जाएगा ना, तो फिर केपीसी की वैल्यू क्या होगी, देखिए केपीसी से रिलेट करें ना कि आयोडीन C6H12 में ज्यादा गया था, रीजन ये थी कि ये नॉन पोलर था, जितना आप नॉन पोलर सॉल्वेंट लेंगे उतनी केपीसी की वैल्यू ज्यादा होगी फॉर आयोडीन, जितना आप नॉन पोलर सॉल्वेंट लेंगे केपीसी की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। अब वो कह रहा है कि जी अगर हम क्या करें, अगर हम साइक्लोहेक्सेन की जगह हेक्सेन 2-on ले लें, तो फिर आपने बताना है कि केपीसी जो होगी जो पहले आपके पास निकली है ना बेटा केपीसी 93.8, अब वो उतनी नहीं रहेगी, उससे कम आएगी, तो केपीसी वुड बी स्मॉलर। पर सर ये स्मॉलर क्यों बात, होगी जी ये बेटा? आपने ये आपने किस तरह रिड्यूस किया, ये बात नहीं समझ आई सर। बेटा यहाँ पर जो पहला एक्सपेरिमेंट देखो उसमें आयोडीन वाटर से निकल के किस में जा रहा था, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट में। नॉन पोलर में। वो कह रहा है कि अगर आप उस नॉन पोलर सॉल्वेंट का नाम बताओ, क्या लिया हुआ है, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है जी अब्दुल्ला ठीक बोलो, ठीक है। ठीक है सर। अब आप उस साइक्लोहेक्सेन की जगह क्या लेते हो, हेक्सेन 2-on, हेक्सेन 2-on आप ले रहे हो साइक्लोहेक्सेन की जगह, तो क्या आयोडीन अब भी हेक्सेन 2-on में उतना ही जाएगा जितना आयोडीन में गया था? नहीं सर, क्यों? क्योंकि ये पोलर है ये। क्योंकि ये पोलर है, इसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप लगा हुआ है, तो आयोडीन अब कम जाएगा, जब आयोडीन बेटा कम जाएगा इसमें तो केपीसी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम होगी। ठीक है। कम होगी, तो केपीसी वुड बी लोअर। क्यों? क्योंकि हेक्सेन 2-on जो है, हेक्सेन 2-on इज मोर पोलर देन साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन के मुकाबले में हेक्सेन 2-on मोर पोलर है, तो वो आयोडीन को अब कम डिसॉल्व करेगा। जब आयोडीन हेक्सेन 2-on में कम जाएगा तो बेटा जब देखो ना, अब खुद देखो, अब यहाँ पर
अगर मैं सपोज ये लिखता हूँ हेक्सेन 2 मतलब ये पोलर है, तो अब ये वैल्यू ऊपर वाली स्मॉल हो जाएगी ना, ऊपर वाली वैल्यू स्मॉल होगी, नीचे वाली बिगर होगी, तो क्या होगा, अब का आंसर जो है वो स्मॉल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा, डिफाइन द एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन। ये तो एएस में आपने पढ़ा है कि मैं आपको पहले इसकी एग्जांपल लिख के देता हूँ, नीचे वाली एग्जांपल से बेटा ले लेते हैं। के आई सॉलिड, इसको आप एक्सेस ऑफ वाटर में डालो और ये इस तरह आइंस में चला जाए, तो इसकी डेफिनेशन ये होगी, एनर्जी चेंज व्हेन 1 मोल, एनर्जी चेंज when 1 mole of a solute is dissolved in excess of solvent to form an infinite dilute solution। आप dilute solution इसलिए बनाते हैं ताकि आपका जितना भी solute है वो dissolve हो जाए। हाँ जी बेटा बताएं। अच्छा, ये तो है डेल्टा एच नॉट ऑफ सोल्यूशन की डेफिनेशन। अब नीचे बेटा आपने एक क्वेश्चन करना है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ी कैलकुलेशन इसमें आपको, मैं आपको हेड साइकिल ही बना कर दूंगा बेटा, क्योंकि वो बेस्ट होता है कैलकुलेशन के लिए। आपसे ये कह रहा है कि आप इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन पोटेशियम आयोडाइड का फाइंड आउट करें। ये लो बेटा, बेटा मैंने डेफिनेशन लिखी नहीं है, बोल दिया मैंने आपको। नहीं सर, एनर्जी चेंज ऊपर बेटा, साथ इतना टाइम नहीं होता हमारे पास, टाइम साथ में क्लास रिकॉर्ड हो रही होती है, साथ साथ ही आप पिक्चर लेते रहा करो, ठीक है? हो गया अभी? अच्छा, अब बेटा देखें, आपने यहाँ पर ना इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो आप हेड साइकिल बनाएं, के आई सॉलिड, इसको आप वाटर में डालेंगे, के एक्वस और आयोडाइड एक्वस, ये इंथैल्पी चेंज आपने फाइंड आउट करनी है। और गिवन डाटा आपके पास है, यहाँ पर क्या गिवन डाटा है जरा चेक करेंगे। पहला कह रहा है कि ये बताएं जरा, पहली किस चीज की डेफिनेशन है, बताएं, शाबाश जल्दी से मुझे आंसर देंगे। ये पहला जो गिवन डाटा है, के प्लस गैसियस आयोडाइड गैसियस इट गिव्स के आई सॉलिड, ये किस चीज की डेफिनेशन बन रही है? लैटिस एनर्जी के बेटा। तो आप यहाँ पर ये के गैस, आयोडाइड गैस, और ये बेटा 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड बन रहा है -629। और बेटा ये किस चीज की डेफिनेशन होगी? गैसियस आयन इज सराउंडेड बाय वाटर, एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन। गुड बेटा, ये एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन है, तो -322। मोल्स का ख्याल रखिएगा, मोल्स तो हर एक में एक जगह एक जैसी हैं, और -293। ये बेटा आपके पास है साइकिल बन गई, और ये आपने फाइंड आउट करना था, ठीक है? तो इसमें आप बेटा अब फाइंड आउट करेंगे, ये आपका पाथ 1 है, ये आपका पाथ 2 है। तो पाथ 1 में क्या आ रहा है, -629 डेल्टा एच नॉट ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू -322 और -293। ठीक है बेटा, अब इसको सॉल्व कर लें। डेल्टा एच नॉट ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू -322 -293 +629। बेटा इसको सॉल्व करें, क्या आंसर आ रहा है? 14 +14 इज द आंसर जी, +14। ठीक है, अब बेटा आगे आपने ये बताना है नेक्स्ट केस में। सर ये जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, इसमें अगर हम जी प्लस साइन या माइनस साइन भूल जाएं तो फिर मार्क्स कटते हैं? बेटा प्लस आप साइन। प्लस देखिए, अगर माइनस डालेंगे फिर तो डेफिनेटली कटेंगे ना, Yes, लेकिन आप yes. खुद सोचें, खुद सोचें कि वो यहाँ पर आपसे क्या करवाना चाह रहा है, आपसे ये पूछना चाह रहा है कि ये रिएक्शन एक्सो है या एंडो है, तो क्या पॉजिटिव साइन की इंपॉर्टेंस है या नहीं है? यस सर। तो इसलिए आपको मेंशन करना चाहिए, ठीक है, कि ये प्लस है, कि ये +14 है। वैसे तो अगर कोई साइन ना हो तो अंडरस्टूड है कि वो पॉजिटिव ही होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बहुत सिंपल सा है कि ग्रुप 1 के आयोडाइड हैं, ये लिथियम आयोडाइड है बेटा, ये बेटा आपके पास है आगे सोडियम आयोडाइड, और आगे बेटा आपके पास पोटाशियम आयोडाइड। बताएं जी कहां पर अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी? स्टेट ट्रेंड इन द मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एनर्जी, कहां पर ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी? स्ट्रॉन्गर अट्रैक्टिव फोर्सेस किधर है? शाबाश बेटा जल्दी से बताएं। सर लिथियम आयोडाइड। लिथियम आयोडाइड की जो लैटिस एनर्जी है बेटा वो ज्यादा होगी। लैटिस एनर्जी जो है इसकी आप कह सकते हैं कि मोर एक्सोथर्मिक होगी ना, इसकी लैटिस एनर्जी इसकी मोर एक्सोथर्मिक है। क्यों मोर एक्सोथर्मिक है? देखिए आयोडाइड की साइज तो सब पे कॉमन है, लेकिन ये चार्ज डेंसिटी जो है ना लिथियम की बहुत ज्यादा है, सोडियम की चार्ज डेंसिटी कम, पोटेशियम की और कम। तो आप इसमें बेटा 2 बातें बताएंगे। पहले आप बताएंगे कि अगर आप लिथियम से आयोडाइड की तरफ जाएं तो चार्ज डेंसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। चार्ज डेंसिटी
डिक्रीजेज, जिसकी वजह से बेटा अट्रैक्शन क्या होगी, अट्रैक्शन कम हो जाएगी ना, तो लेस अट्रैक्शन, ठीक है। और लैटिस एनर्जी जो होगी वो लेस एक्सोथर्मिक होगी, लैटिस एनर्जी लेस एक्सोथर्मिक, जितनी कम अट्रैक्शन होगी उतनी कम एनर्जी रिलीज होगी। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखिए, हम कैलकुलेशन से रिलेटेड है बेटा, सिंपल सा है, कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं है। कह रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 कैन बी डिटरमिन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कॉपर 2 विद आयोडाइड। ये बेटा रिएक्शन करवा रहा है। पहला रिएक्शन नंबर 1 कॉपर 2 का आयोडाइड के साथ, आयोडाइड इज द रिड्यूसिंग एजेंट, कॉपर 2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिएक्शन हो रहा है इनका। और फिर जो आयोडीन बन रहा है ना बेटा, आयोडीन, आयोडीन का फर्दर रिएक्शन किससे हो रहा है, H2O3 के साथ, थायोसल्फेट के साथ, और आयोडीन दोबारा आयोडाइड में जा रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि आयोडाइड जो है ना बेटा, उसने पता क्या किया है, आपको याद है बेटा, हमने एक रिएक्शन किया था जिसमें आयरन 2, बल्कि सॉरी, ये वही रिएक्शन है जो आपके सिलेबस में बेटा आयोडाइड का और H2O3 माइनस का, लेकिन उसमें हम जो ले रहे थे कैटालिस्ट, वो हम आयरन 3 ले रहे थे कि आयरन 3 क्या करता था, आयोडाइड से इलेक्ट्रॉन गेन करके फिर H2O8 माइनस को देता था। और उसका रोल था, जहां पर हमने बेटा ये पढ़ा था कि ये दोनों आयंस जो है ना नेगेटिवली चार्ज हैं, इनका रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो आयरन 3 क्या करता था, एक नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन लेकर दूसरे नेगेटिव को दे देता था। याद आ रही इस तरह की बातें, यानी याद आ रही, ये बिल्कुल वही रिएक्शन है जिसमें देखें असल में ये रिएक्शन पता है किसके दरमियान था, आयोडाइड के दरमियान और H2O3 माइनस के दरमियान, लेकिन बोथ आर नेगेटिवली चार्ज, तो इनकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब क्या आया बेटा, यहाँ पर जो है ना आयोडीन क्या करेगा, सॉरी अच्छा नहीं, यहाँ पर वो नहीं है, नहीं यहाँ पर वो केस नहीं है, सॉरी यहाँ पर वो केस नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो केस नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो आगे लेकिन एक एग्जांपल में ना आज आएगा। हाँ वो ये केस है बेटा, वो आगे आ रहा है। यहाँ पर आयरन 3 जो है ना वो आप एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं। यहाँ पर तो चलें एक आपका पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, यहाँ उस तरह का इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन अब बेटा क्वेश्चन पर आ जाए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 25 क्यूबिक सेंटीमीटर पोर्शन ऑफ कॉपर 2 रिएक्ट कर रहा है एक्सेस ऑफ आयोडाइड के साथ। द एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन, सबसे पहले तो बेटा मोल निकाल लेना H2O3 के, क्योंकि वॉल्यूम भी गिवन है और कंसंट्रेशन भी गिवन है। तो मोल ऑफ H2O3 2 माइनस 22.30 टाइम्स 0.150 डिवाइडेड बाय 1000। बेटा ये आपके पास क्या बनेगा, 3.345 टाइम्स 10⁻⁻3। ये किसके मोल आए हैं भाई, ये आपके पास बेटा मोल्स आ गए हैं H2O3 के, ठीक है जी। अच्छा असल में आपने पहुंचना कहाँ तक है बेटा, जरा सुने, आपने पहुंचना इस कॉपर 2 तक है, ठीक है। अब H2O3 के अगर इतने मोल है तो मोल ऑफ आयोडीन कितने होंगे बेटा, मोल ऑफ आयोडीन, शाबाश जल्दी से बोलें, हाफ होगा। मोल ऑफ आयोडीन इसका हाफ होगा, ठीक है। तो आप इसका हाफ कर दें, 3.345 टाइम्स 10⁻⁻3 डिवाइड बाई 2। अच्छा आयोडीन के पीछे बेटा फिर आए यहाँ पर देखिए, आयोडीन असल में ऊपर से आ रहा है ना, तो आयोडीन और कॉपर 2 में क्या रेशियो है बेटा, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे अब फिर से। हाँ बेसिकली आपको दरमियान वाला स्टेप ना भी करते तो आप जुबानी भी बता सकते थे। अगर आप बेटा इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके लिखें तो रेशियो आपको ज्यादा आसान हो जाएगी कि थायोसल्फेट में और कॉपर 2 में रेशियो सेम है ना, लेकिन यहाँ कनेक्टिंग स्पीशीज कौन सी है जो इन दोनों इक्वेशंस को लिंक कर रही है, दैट इज द आयोडीन, ठीक है। तो आपने वाया आयोडीन पता करवा लिया कि थायोसल्फेट और आयोडीन में 2:1 थी, तो आपने आयोडीन के हाफ मोल हो गए, और आयोडीन के हाफ मोल निकालने के बाद फिर आपने जब आयोडीन और कॉपर 2 में रेशियो चेक की तो वो दोबारा डबल हो रही थी। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो थायोसल्फेट की मोलर रेशियो है वही कॉपर 2 की है। तो कॉपर 2 के मोल आपको पता चल गए, ठीक है जी। अब आपने बेटा क्या करना है, कंसंट्रेशन निकालनी है। ये जो कॉपर 2 के मोल है बेटा, ये कितने वॉल्यूम में आ रहे हैं, कॉपर 2 का वॉल्यूम उसने दिया हुआ या नहीं दिया हुआ, देखिए सर ये तो 22.30 में आएंगे ना। और भाई 25 में, ये कॉपर 2 का वो है नहीं 25 में तो निकालने हैं सर। बेटा। उसने जो कॉपर 2 लिया है वो कितना वॉल्यूम लिया हुआ है, जरा पढ़ो। 25 लिए। हाँ तो ये जो मोल्स आए हैं कितने में आए हैं,
ये मोल्स सर कितने में लेकिन आए ये हैं? तो पहले मेरी बात का जवाब दो, ये मोल्स कितने में आए हैं? 25 है। अब जरा नीचे आंसर देखो, वो क्या पूछना चाह रहा है आपसे, कितने वॉल्यूम में मोल पूछना चाह रहा है? 1000 हाँ तो फिर अब मुझसे पूछो क्या क्वेश्चन है। हाँ जी बेटा लेकिन पूछो सर अब। ये सर ये क्योंकि हमने नीचे वाले इक्वेशन से लिया है और नीचे वाला जो था वो तो 22.30 में था, तो फिर ये वो 22.30 थायोसल्फेट में। है बेटा, वो थायोसल्फेट है, क्यों चीजों को मिक्स कर रहे हो? वो थायोसल्फेट का वॉल्यूम है, 22.3 ऑफ H2O3 इज एडेड। अच्छा सही है, ठीक है। अच्छा अब बेटा देखो, आपने इसको 1000 में निकालना था, तो ये आप बेटा काम कर दें। तो क्या आंसर आएगा बेटा, बोलिए क्या आंसर आ रहा है इसमें? सर 0.135। 0.135 मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर। अच्छा बेटा एक चीज अब आपने याद करनी है कि जब भी कोई ऐसी टाइट्रेशन आप करते हैं ना जिसमें आयोडीन यूज होता है, वैसे वैसे उसको कहते हैं आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन, क्योंकि आप लोगों ने प्रैक्टिकल नहीं किए हुए। आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन के अंदर जो इंडिकेटर है वो स्टार्च यूज करते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन का ताल्लुक है वो बेटा आपको प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, कि अगर आपने आयोडीन के कभी प्रैक्टिकल किए हो लैब में तो आपको ये पता होता है कि जब भी आप आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन करते हैं, मतलब जिसमें आयोडीन यूज हो रहा है, तो उसमें इंडिकेटर हमेशा स्टार्च यूज होगा। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट देखें, आपने जो है ना एक यहाँ पर शेप बनानी है सर आपने 3D। बताया कि जिस रिएक्शन में आयोडाइड यूज हो उसका इंडिकेटर। आयोडीन बेटा, आयोडीन जिसमें यूज होता है, ऐसी टाइट्रेशन को बोलते हैं आयोडोमेट्रिक। और आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन के अंदर जो इंडिकेटर है वो हमेशा स्टार्च यूज होता है। ठीक है सर। अच्छा अब बेटा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपने 3D ऑर्बिटल, आपको पता है जो डी ऑर्बिटल है ना वो डम्बल शेप होता है बेटा, ऐसे डम्बल शेप है। ठीक है, अच्छा ये जो 3 ऑर्बिटल है ना DXY, DYZ, DXZ, ये तो बेटा बिल्कुल सिंपल से हैं। आपने इसको बिटवीन द एक्सिस जो है ना ड्रॉ करना है, वो मैं भी आपको ड्रॉ कर देता हूँ। लेकिन जो 2 ऑर्बिटल है वो जरा चेंज है, XY और DX और Y। ये इस तरह का होता है बेटा, DX और Y अगर आपको बनाने के लिए कह देना, क्योंकि यहाँ अभी कुछ और कह रहा है, अगर DX और Y आपको वो देगा, सपोज ये X है ये Y है, तो आपने बेटा इसके ऊपर बनाना होगा, ऐसे X एक्सिस के ऊपर, ऑन द एक्सिस। ये है DX और Y। और अगर बेटा वो आपसे DZ² कहता है तो फिर आपको ये सपोज ये Z है सपोज, तो आपको एक ऐसे बनाकर DZ² के लिए एक ऐसे इसको बेटा सेंटर में सर्कल बनाना है। ठीक है, ये 2 चेंज है, DX² Y² ऑन द एक्सिस बनाओगे, X वाले लाइन के ऊपर और Y वाली लाइन के ऊपर। DZ² आप बेटा से डबल डंबल ये इस टाइप का होगा कि एक आपने बेटा डंबल बनाना है और एक आपने इस तरह राउंड बनाना है इसके सेंटर में। लेकिन जो इस तरह के होते हैं ना DXY, YZ, DXZ, इनका एक ही तरीका है। अब इस तरह वो कह रहा है DXY, बेटा DXY है ना, तो अब इनके दरमियान लूप बनाए, ये DXY, सर इन्होंने कौन सा एक वाला मांगा है? DXY बेटा, ये तो मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ, ये तो मैंने साइड वाला ऐसे बनाया क्योंकि अगर ये पूछेगा तो ये थोड़े से चेंज है, ये आपको पता होने चाहिए कि ये कैसे बनेंगे। लेकिन देखिए इसमें फर्क देखें, DXY में क्या मैं एक्सिस के ऊपर बना रहा हूँ या बिटवीन द एक्सिस बना रहा हूँ। बेटा आपने डबल डंबल बनाना है, ये DXY बनाना है आपने ये इस तरीके से बेटा, Z एक्सिस पर नहीं बनाना, ठीक है कुछ भी। तो ये बेटा आपके ये 3 मैंने बना दिए, DXY उसने पूछा हुआ था, और DX के Y और DZ के देख ले बेटा शेप। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखिए, ये वो क्वेश्चन जिसकी मैं भी आपसे बात कर रहा था, और ये बेटा ये वो एग्जांपल है जो आपसे आपकी बुक में भी लिखी है और वो एग्जाम में भी पूछता है। कह रहा है द रिएक्शन बिटवीन द आयोडाइड आयन विद परसल्फेट कैन बी कैटलाइज्ड बाय आयरन 3। अब देखें इस रिएक्शन में हो क्या रहा है कि आयोडाइड इज लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, है ना, और H2O8 इज गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। लेकिन बेटा ये डायरेक्टली एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन गेन या लूज नहीं कर सकते क्योंकि बोथ आर नेगेटिवली चार्ज। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आयरन 3 एज ए कैटलिस्ट काम करेगा। वो कैसे करेगा, सुने कि आयरन 3 जो होगा ना बेटा, आयरन 3
यहाँ पर एक ब्रिज के तौर पर काम करेगा, मतलब आयरन 3 आयोडाइड से इलेक्ट्रॉन लेगा और किसको दे देगा, H2O8 को दे देगा। मतलब ये डायरेक्टली एक दूसरे को नहीं दे सकते, तो आयरन 3 जो है ना बीच में रोल प्ले करेगा। तो इसकी बेटा वो कह रहा है कि आप दोनों इक्वेशंस लिखेंगे, राइट द इक्वेशंस। तो पहली इक्वेशन ये होगी कि आयोडाइड, क्योंकि बेटा 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो आयरन 3 भी आप 2 मोल लेंगे, आयरन 2 में जाएगा और I2 में जाएगा। पहली इक्वेशन समझ आई? देखें, क्योंकि आयोडाइड आपको पता है आयोडीन में जा रहा है, तो आयोडाइड अगर आयोडीन में जा रहा है तो इसका मतलब है कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं वो कौन गेन करेगा, आयरन 3, उसने बताया हुआ है। तो आयरन 3 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो यूनिट आपको पता है आयरन 3 जो है ना पहले आयरन 2 में जाता है, तो ये तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, तो इसलिए आपने 2 मोल आयरन 3 लिए, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन होगी। अब दूसरी इक्वेशन बेटा ये होगी कि जो आयरन 2 आपने लिया है, अब ये रिएक्शन करेगा H2O8 माइनस के साथ 2 मोल्स ऑफ आयरन 2, और ये बेटा इसको इलेक्ट्रॉन वापस कर देगा, और ये H2O8 माइनस किस में चलेगा, 2SO4 माइनस में, और साथ में क्या बनेगा, 2 मोल्स ऑफ आयरन 3। तो ये बेटा आपकी इक्वेशन बन गई है, और ये हमारे सिलेबस में भी है एज इट इज, ठीक है। और अगर वो पूछे कि ये रिएक्शन क्यों नहीं होता, तो आप बताएंगे इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई है। क्यों? क्योंकि बोथ आयंस रिपेल ईच अदर। अच्छा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो ताल्लुक है बेटा वो KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के साथ है। वो कह रहा है कि एन ऑरेंज प्रेसिपिटेट ऑफ HgI2 फॉर्म्स व्हेन Hg ions 2 आर एडेड टू Ki। बेटा ये Ki आपके पास, इसको आप वाटर में जब डिसॉल्व करते हैं तो 100% डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है, एक्वस फॉर्म में। अब क्या हुआ बेटा कि आपने इस Ki के अंदर ना क्या चीज ऐड की है, HgI2। The orange precipitate of HgI2 forms when Hg ions are added. Hg ions, sorry, आपने बेटा इसमें Hg ions को ऐड किया है, Hg2+ ions को आपने इसमें ऐड किया है। आपको ये पता है कि Hg2+ जो है, अगर इसको कहीं पर आयोडाइड नजर आएगा तो फौरन उसके साथ प्रेसिपिटेट बना लेगा। तो बेटा ये जो ही आप ऐड करेंगे तो ये क्या बना देगा, HgI2 सॉलिड। लेकिन बेटा ये जो सॉलिड बनेगा कुछ ना कुछ डिसॉल्व तो होगा ना, तो इसके आयंस बनेंगे। अब ये देखिए, ये इसके आयंस बने। क्या हुआ फिर सुने, आपके पास एक सॉल्यूशन था पोटेशियम आयोडाइड का, आपने उसमें क्या डाला ऊपर से Hg2+। तो Hg2+ ने क्या किया भाई बेटा, आयोडाइड के साथ रिएक्शन करके HgI2 सॉलिड बनाया, और इस सॉलिड में से कुछ HgI2 जो है वो एक्वस फॉर्म में भी तो गया होगा ना। आपको पता है कोई भी ऐसा सॉल्ट तो नहीं होता जो 100% इनसॉल्युबल हो, कुछ ना कुछ अमाउंट तो कुछ डिसॉल्व होती ही है। अब बेटा आप जरा इसका KSP लिखें। KSP कैसे होगा, KSP इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Hg2+ और आयोडाइड का स्क्वायर। अच्छा एक और चीज देखें, आप अगर इसकी बेटा यहां पर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपने निकालनी है, उसने आपको सॉल्युबिलिटी बताई हुई है कि HgI2 कितना डिसॉल्व हो रहा है। कितना डिसॉल्व हो रहा है बेटा, 1.0 टाइम्स 10⁻⁷ ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर। मोल ना निकालने बेटा हम पहले इसके मोल निकाल लेते हैं, ठीक है बेटा। मोल इसके निकालते हैं, मोल्स ऑफ HgI2। बेटा इसने देखें MR भी दिया हुआ है, तो आप बस डिवाइड कर दें इसको 1.00 टाइम्स 10⁻⁷ और उसको डिवाइड करें बेटा 454.4 से, तो आपके पास आएगा सॉल्युबिलिटी क्या आ रही है बेटा, 2.2 टाइम्स 10⁻⁻10। बेटा इतने मोल्स ना HgI2 के डिसॉल्व होते हैं, बात जरा ध्यान से समझिएगा। सॉल्युबिलिटी का मतलब ये होता है कि उसने बता दिया कि आपको इतने मोल HgI2 के डिसॉल्व हो रहे हैं। तो बेटा अगर इतने मोल डिसॉल्व हो रहे हैं तो 1:1 रेशियो है, तो बताएं Hg2 के कितने मोल्स होंगे, इतने मोल डिसॉल्व हो सकते हैं, HgI2 के इतने मोल डिसॉल्व हो सकते हैं। और HgI2 में और Hg2+ में 1:1 रेशियो है, तो इट मींस आपके पास Hg2+ के मोल्स आ गए 2.2 टाइम्स 10⁻⁻10। बेटा आयोडाइड आयन के मोल्स कितने होंगे, इसका डबल नहीं होंगे, 1:2 है जी बेटा। सर आप एक सेकंड ये दोबारा बता सकते हैं कि आपने मोल्स ऑफ HgI2 किस तरह निकाले हैं? मैथ दिया हुआ था, उसको MR से डिवाइड किया। तो मैथ नहीं, 1.0 टाइम्स 10⁻⁷ ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर देखो दिया हुआ है उसने। सॉल्युबिलिटी उसने ग्राम्स में दी हुई थी, तो मैंने मोल्स में निकाल लिया बस।
ग्राम्स को वॉल्यूम्स mr। अच्छा ठीक है मैं समझ गया, थैंक यू सर। सर आवाज नहीं आ रही। जी बेटा असल में लाइट चली गई थी, मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ दोबारा। देखिए स्क्रीन नजर आ रही है आपको? आ रही है सर। अच्छा बेटा मुझे ये बताएं, समझ नहीं आया बेटा? ये तो सिंपल सी स्टेप्स हैं जो तुम्हें समझ नहीं आ रहे अब्दुल्ला यासीन। मोल्स थे, मैथ्स दिया हुआ था, मैंने मोल में कन्वर्ट कर दिया, इसमें क्या मुश्किल है? मुझे बताओ। अब ये बताओ, ये चीज ट्रिकी है जो मैं आगे बता रहा हूँ, कि ये जो वो मोल देता है ना, ये सॉलिबिलिटी के, इसका मतलब है कि इतने मोल डिसॉल्व हो सकते हैं। तो अब अगर 2.2 टाइम्स 10⁻⁻10 मोल डिसॉल्व हुए हैं HgI2 के, तो Hg के कितने बने होंगे? उतने ही बने होंगे ना, 1:1 रेशो है। और आयोडाइड के कितने बने होंगे? उसके 2 गुना ज्यादा बने होंगे। तो ये बात समझ आइए आपको। अगली बात ट्रिकी है बेटा ये समझ आ गई सर। अच्छा अब आप बेटा केपीसी का फॉर्मूला लगाएं और इसमें आंसर निकालें बस। केपीसी इज इक्वल टू, अच्छा डायरेक्ट मत कीजिएगा, आप ब्रेक करेंगे ना तो आप स्केयर लेना भूल जाएंगे, ये मैं भी आपको बता रहा हूँ। तो आप लोगों ने डायरेक्ट नहीं करना, तो पहले एक्सप्रेशन लिखेंगे 2.2 टाइम्स 10⁻⁻10, और आयोडाइड कितना है? 2 इंटू 2.2 टाइम्स 10⁻⁻10 का स्केयर। अब बेटा आप इसका जरा, आपके बच्चा इसको बेटा कैलकुलेट करके आंसर बताए क्या आ रहा है, शाबाश। सर 4.25 Sir, 4.259 10 into 10 into पावर 10 power minus 29. जी। अब बेटा यूनिट निकालनी है, तो आप देख लेंगे एक स्क्वायर ब्रैकेट 2 इधर है, तो ये क्या बन जाएगा? मोल 3 DM-9। ठीक है, ये आपकी यूनिट हो जाएगी। अच्छा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। सिलिकॉन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट बाय मास इन द अर्थ्स क्रस्ट। रिएक्शन 1 बेटा वो आपको बता रहा है, एक्सप्लेन व्हाई द एंट्रोपी चेंज ऑफ रिएक्शन इज पॉजिटिव। अब बेटा देखिए इस रिएक्शन की एंट्रोपी पॉजिटिव क्यों है? एंट्रोपी का मतलब होता है कि डिसऑर्डर का बढ़ना। आप देखेंगे रिएक्शन में स्टेट सिंबल्स के, आया गैसेस ज्यादा बन रही है या नहीं बन रही। अगर गैसेस ज्यादा बन रही हैं तो आपको पता है कि उसमें एंट्रोपी बढ़ रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस केस में देखें, आपके पास ये 3 मोल बेटा क्या थे? सॉलिड के थे। 3 मोल, 1 मोल ऑफ SaO2 और 2 मोल ऑफ कार्बन, तो 3 मोल सॉलिड। और आगे देखें 1 मोल लिक्विड और 2 मोल गैस बन रहा है। तो जब आप यहाँ पे बताएंगे कि 2 moles of solid 3 moles of solid जो है वो प्रोड्यूसिंग 1 मोल ऑफ लिक्विड एंड 2 मोल ऑफ गैसेस, तो गैसेस जितनी ज्यादा बनती है ना उतनी एंट्रोपी क्या होती है बेटा? बढ़ती है। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ लिक्विड इज फॉर्म, 1 मोल ऑफ लिक्विड, और बेटा 2 moles of gas is formed from 3 moles of solid, तो इसलिए एंट्रोपी बढ़ रही है। अच्छा, रिएक्शन 1 is highly endothermic, suggests the effect of increase in temperature on the feasibility of this reaction, explain your answer। बेटा आपको मैंने एंट्रोपी के ना 4 केसेस करवाए थे, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डॉट डेल्टा एस, जिसमें आपने टेम्परेचर की बेस पर फिजिबिलिटी बतानी होती है। यहाँ पर भी ऐसी करेंगे, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डॉट डेल्टा एस। ठीक है, पहली बात जो आपको यहाँ पर बेटा समझनी है वो ये कि डेल्टा एच इस रिएक्शन के लिए क्या है? डेल्टा एच, ये रिएक्शन बेटा हाईली एंडोथर्मिक है। ठीक है, तो आप यहाँ बताएंगे ये तो पॉजिटिव है, एंडोथर्मिक है। अच्छा दूसरी चीज बेटा देखें, एंट्रोपी भी क्या आ रही है बेटा? इधर एंट्रोपी क्या है? बढ़ रही है ना, तो एंट्रोपी इज पॉजिटिव। अच्छा इसको दो इसमें ना इसको फॉर्मूले को आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया करें, एक ये पार्ट है फॉर्मूले का, दूसरा ये पार्ट है फॉर्मूले का, माइनस टी डॉट डेल्टा एक्स। बेटा एंट्रोपी बढ़ रही है। ठीक है, अब आप ये बताएं कि इंक्रीज इन टेम्परेचर, अब आपको एक चीज ये भी पता होनी चाहिए कि जितना डेल्टा जी बेटा नेगेटिव होगा ना, रिएक्शन आपका उतना ज्यादा फिजिबल होगा। रिएक्शन क्या होगा? उतना फिजिबल होगा। अब जरा देखिएगा कि बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, बेटा अगर आप ये फैक्टर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर का फैक्टर बढ़ाते हैं, तो बताएं माइनस टी डॉट डेल्टा एस सारे का सारा क्या हो जाएगा? टेम्परेचर के बढ़ाने से माइनस टी डॉट डेल्टा एस का फैक्टर मोर पॉजिटिव होगा, मोर नेगेटिव हो जाएगा? मोर नेगेटिव हो जाएगा सर। मोर नेगेटिव हो जाएगा। और बेटा इतना नेगेटिव, अगर आप टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं तो ये इतना नेगेटिव हो जाएगा कि डेल्टा एच से भी ग्रेटर हो जाएगा। हो सकता है या नहीं हो सकता?
अगर आप टेम्परेचर बहुत बढ़ाते हैं? हो सकता है सर। हो सकता है। तो अब आप बेटा यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, देखें। तो आपने ये बताना है कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस T dot delta S becomes greater than delta H। बेटा मुझे ये बताएं, अगर ये फैक्टर जो है ये माइनस टी डॉट डेल्टा एस ये बढ़ जाता है डेल्टा एच से, तो डेल्टा जी क्या आएगा आपका? नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा। एंड रिएक्शन विल बी फिजिबल। सो आप कहेंगे as temperature increases the feasibility will increases, ठीक है? या reaction is feasible because delta G is negative। सेकंड लाइन ये लिखनी है बेटा कि reaction is feasible at high temperature, feasible at high temperature as delta G is equal to negative। तो बेटा इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें मैंने आपको ये 4 केस करवाए हैं, साथ से से नोट करते जाए। वो चारों केस बेटा आप रिवाइज कीजिएगा इस क्लास के बाद, ठीक है? उसमें वो आपसे 4 तरह के डिफरेंट क्वेश्चन पूछ सकता है, ये एक टाइप है अभी क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए बेटा। सिलिकॉन इज प्यूरिफाइड, फर्स्ट हीटिंग इट इन अ स्ट्रीम ऑफ HCl टू फॉर्म SiHCl3, और फिर बेटा वो उसका सारा रिएक्शन बता रहा है और आपसे ये कह रहा है कि आप डेल्टा एस फॉर रिएक्शन 2 फाइंड आउट करें। आपने ना इस रिएक्शन में एंट्रोपी फाइंड आउट करनी है, और एंट्रोपी का फॉर्मूला आपको पता है कि समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंट्रोपीज ऑफ रिएक्टेंट। आपने प्रोडक्ट की जो एंट्रोपीज हैं वो लिखनी है, माइनस करना उससे रिएक्टेंट की एंट्रोपी को। तो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट्स। और बेटा यहाँ ख्याल कीजिएगा जहां पर ये 3 मोल्स है वहां पर टाइम्स 3 भी करना होगा, ठीक है? तो डेल्टा एस नॉट इज इक्वल टू प्रोडक्ट बेटा कौन कौन से आ रहे हैं देखें, इसमें SiHCl3 आ रहा है, तो वो आ रहा है 314, और कौन सा है जी? हाइड्रोजन है, तो ये 131 आ रहा है, माइनस फार्मूले का आ गया जी। और रिएक्टेंट की एंट्रोपी में सिलिकॉन की है 19 प्लस HCl की 3 टाइम्स होगी बेटा, 3 इंटू 187, और बस यही है बेटा। इसको अब बेटा सॉल्व करें, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी। क्या आंसर आ रहा है बेटा, जरा सॉल्व करके देखें, शाबाश जल्दी से। माइनस 135 किलो जूल्स पर केल्विन पर मोल। बेटा आपको ये बात ही पता है ना कि जब डेल्टा जी निकालते हैं और डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डॉट डेल्टा एस, तो एस के साथ क्या करते हैं? एंट्रोपी को 1000 से डिवाइड करते हैं, नहीं करते? किलो जूल्स में जाने के लिए जब डेल्टा जी निकालना होगा। यूनिट्स का बेटा याद रखें, डेल्टा जी की यूनिट होती है किलो जूल्स पर मोल, एंट्रोपी की यूनिट होती है जूल्स पर केल्विन पर मोल। जरा ऊपर वाले एक्सप्रेशन में देखें ना, अगर आपको डेल्टा जी कहा गया है कि फाइंड आउट करें, तो डेल्टा एच की यूनिट तो किलो जूल्स पर मोल आएगी, टेम्परेचर केल्विन में आएगा। डेल्टा एस की यूनिट तो जूल्स पर केल्विन पर मोल होती है, तो एस के साथ क्या करेंगे? एस की वैल्यू के साथ बोलें, डिवाइड कर देंगे 1000 से, डिवाइड बाय 1000 करेंगे, ठीक है बेटा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। बेटा वो ये कह रहा है इसमें कि यूज दिस इंफॉर्मेशन। अच्छा, ऊपर वाला रिएक्शन जो है ना बेटा, आपकी एंट्रोपी क्या आ रही है? रिएक्शन की नेगेटिव आ रही है, ठीक है? ये दूसरा रिएक्शन है। देखिए आपको देखने में नजर आ रहे थे कि इसकी एंट्रोपी नेगेटिव होनी चाहिए, क्योंकि 3 मोल गैस है, ये 2 मोल गैस में जा रहा था, तो एंट्रोपी इसलिए कम हुई है ना, तो इसलिए एंट्रोपी नेगेटिव में आ रही है, -135। अब कह रहे हैं कि रिएक्शन 3 इज द रिवर्स ऑफ द रिएक्शन 2, ठीक है? एंड इज यूज्ड टू ऑब्टेन द प्योर सिलिकॉन। यूज दिस इंफॉर्मेशन एंड योर आंसर टू B1 बेटा ये आपका -135। Calculate the percentage in Kelvin at which reaction 3 become feasible. If you are unable to answer B1, then use this value. बेटा बेसिकली आपने ये बताना है कि किस रिएक्शन पर किस टेम्परेचर पर ये रिएक्शन फिजिबल होगा। तो डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डॉट डेल्टा S, ठीक है बेटा? आप इसको बेटा मैंने आपको 2 तरीके बताए, आप इसमें ऐसे भी कर सकते हैं कि आपको मैंने ये बताया था वो रिएक्शन फिजिबल होते हैं जब जो है ना डेल्टा जी लेस देन 0 हो। तो एक इक्वेशन आप ये बना सकते हैं, देखें
डेल्टा H माइनस T डॉट डेल्टा S शुड बी लेसर देन 0। बना सकते हैं या नहीं बना सकते बेटा ये इक्वेशन? क्योंकि डेल्टा जी आपका 0 होना चाहिए ना, या सॉरी लेस देन 0 होना चाहिए। अगर डेल्टा जी आपका लेस देन 0 होगा मतलब नेगेटिव होगा, देन रिएक्शन इज फिजिबल ना। तो एक इक्वेशन तो आप जीरो जी होगा, वो हमें क्या पता कि डेल्टा जी 0 होगा? क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? एट विच टेम्परेचर रिएक्शन इज फिजिबल। तो रिएक्शन को फिजिबल होने के लिए डेल्टा जी क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए या 0 जीरो नहीं होना चाहिए, 0 से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 से कम। यस मतलब नेगेटिव, अगर आप डेल्टा जी 0 भी कहेंगे तो रिएक्शन इज फिजिबल, और नेगेटिव होगा तो रिएक्शन इज मोर फिजिबल। तो एक तो बेटा आप ये कर सकते हैं, ठीक है। आप इस तरह की इक्वेशन बनाएं कि डेल्टा H माइनस T डॉट डेल्टा S, ये जो सारा फैक्टर है ना बेटा, ये 0 से कम होना चाहिए। या आप बेटा इस तरह कर लें जिस तरह वो मार्क स्कीम में करता है कि डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डॉट डेल्टा S। डेल्टा G 0 होना चाहिए, डेल्टा H माइनस T डॉट डेल्टा S। अब बेटा आप डेल्टा H को इधर ले आए, डेल्टा H माइनस डेल्टा H इज इक्वल टू माइनस T डॉट डेल्टा S। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा ना बेटा, और आपके पास अब इक्वेशन ये बनेगी। देखिए आपने टेम्परेचर निकालना है बेसिकली, आपने क्या निकालना है? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इज इक्वल टू डेल्टा H ओवर डेल्टा S। फिर अब टेम्परेचर आपने निकालना है, तो डेल्टा H की क्या वैल्यू है बताएं? क्या वैल्यू है -135। बेटा डेल्टा H की क्या वैल्यू है? डेल्टा H फॉर रिएक्शन 219.3। अच्छा 219.3। मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 कर रहा हूँ, कहीं बच्चा बता सकता है क्यों किया मैंने ये काम? सर किलो किलो। जूल। नहीं बेटा नहीं, बिल्कुल नहीं। देखें अगर मैं इसको नहीं करता, मतलब आप यूनिट लिखें ना, आपको खुद पता चल जाएगा। किलो जूल्स पर मोल ना, ये इसकी यूनिट आ रही है। नीचे बेटा एंट्रोपी है। डेल्टा एस की क्या वैल्यू है बेटा? -135 हमने निकाली थी ना, यस -135 जूल्स पर केल्विन पर मोल। तो बताएं ये यूनिट्स कैंसिल हो रही है या नहीं हो रही बेटा? ये मोल से तो मोल कैंसिल हो जाएगा, जूल से जूल कैंसिल हो जाएगा। ये किलो किससे कैंसिल होगा भाई? ये किलो है और एक केल्विन है भाई, ये फर्क कीजिएगा, इसको पर किलो ना समझिएगा, दैट इज केल्विन, ये पर केल्विन है भाई, और ये बेटा किलो है। तो बताएं मुझे डेल्टा H की जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करूं या ना करूं ताकि किलो खत्म हो? जी सर। करना होगा ना, अगर नहीं करेंगे तो आप देखें यूनिट्स आपके पास आंसर केल्विन में आना चाहिए, तो वो बात नहीं बन रही। इसलिए बेटा मैं इसको यहां पर T इज इक्वल टू 219.219300, ये बेटा मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जूल्स पर मोल हो गया, ठीक है, जूल्स पर मोल डिवाइडेड बाय -135 जूल्स पर केल्विन पर मोल। ये देखें बेटा, अब आप जरा यूनिट्स कैंसिल कर लें, अब आपको समझ आ जाएगी कि हाँ अब ठीक है। लेकिन यहाँ एक मसला आपको अभी आपको नजर आएगा, देखिएगा। टेम्परेचर इज इक्वल टू, बेटा इसको जरा डिवाइड करें, क्या आंसर आ रहा है? सर -1624.4। अब मुझे ये बताएं क्या ये हो सकता है -1624.4 केल्विन, मतलब ये पर केल्विन है, ऊपर आकर केल्विन, लेकिन क्या टेम्परेचर केल्विन का माइनस में आ सकता है? 0 केल्विन इज द लोवेस्ट टेम्परेचर। 0 केल्विन क्या होता है? जी बेटा 0 केल्विन लोवेस्ट टेम्परेचर होता है ना, जो कि आप अटेन कर सकते हैं। क्या इतना टेम्परेचर आप अटेन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। इसलिए बेटा वो क्या करता है, सुने, इसलिए वो क्या करता है, क्योंकि टेम्परेचर केल्विन में तो माइनस में आ ही नहीं सकता ना, सेल्सियस में आता है, केल्विन में माइनस में नहीं हो सकता। इसलिए बेटा वो जब इस तरह का आपके पास सीन आ जाए कि टेम्परेचर माइनस में आ रहा हो केल्विन में, तो आप क्या करते हैं, आप जरा चेक कीजिएगा कि मार्क स्कीम के अंदर भी माइनस खुद लगाता है कि आप लोगों को बेटा इतनी ये कॉमन सेंस यूज करना है कि आप माइनस खुद लगाएंगे कि इतना टेम्परेचर तो अटेनेबल ही नहीं है। आप माइनस खुद लगाकर या आखिर में बेटा मल्टीप्लाई कर दें इसको माइनस से, इस वैल्यू को, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें ताकि ये प्लस में वैल्यू है। केल्विन का, केल्विन जो है स्केल वो माइनस में होता ही नहीं, इसलिए यहां पर बेटा आप करेंगे 1624.4। अब मैं आपको बताऊं, देखें
वो क्या कहते हैं जी, मार्क स्कीम में तो वो इस तरह कह देता है कि बच्चे जो है इस तरह कर लें। डेल्टा एच उसने लिखा है ना 219,300, वो कहता है माइनस और -135। तो ये माइनस अपनी तरफ से आपने ऐड करना है, हर दफा ऐड नहीं करना बेटा इस केस के अंदर, क्योंकि टेम्परेचर आपका माइनस में आ गया, वरना नॉर्मल केसेस में आप देखेंगे आपका जो केल्विन में टेम्परेचर आता है वो माइनस में नहीं आ रहा होता। तो ये इस केस में माइनस में आ रहा है, इसलिए कॉमन सेंस यूज करते हुए आपने बेटा यहाँ पर माइनस को खत्म करना है। वो कैसे कि माइनस से खुद मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर आप ये लिखेंगे ना, अगर आप कहेंगे नहीं जी हमें कैसे पता चलेगा कि माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो सुने, अगर आप ये लिखते हैं, ये देखिए केल्विन स्केल जो है ना बेटा वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, और अगर सेल्सियस आप इक्वल करें तो यहाँ बनता है -273। ये लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है, इससे कम टेम्परेचर हो ही नहीं सकता। तो इसलिए ये बेटा आपको जब पता है कि 0 केल्विन इज द लोवेस्ट टेम्परेचर, तो इसलिए आप बेटा यहाँ पर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके इस स्केल को प्लस में लेकर आएंगे, इस वैल्यू को प्लस में लेकर आएंगे। अच्छा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि सिलिकॉन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस dissolved in molten calcium chloride. Calculate the time in second to produce 1 gram of silver. आपने ये बताना है 1 ग्राम सिल्वर को बेटा, किसी का माइक ऑन है उसको बंद कर दें। 1 ग्राम सिल्वर को बेटा आपने अगर ऑब्टेन करना है तो उसके लिए कितना टाइम चाहिए? तो सबसे पहला काम इक्वेशन लिखें, Si4+ 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और Si बनाएंगे। इलेक्ट्रोलिसिस में ऐसे ही होता है ना बेटा, आयंस होते हैं, एक जो नेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो सिलिकॉन जो है ये यहाँ पर देख सकते हैं आप ऊपर इक्वेशन में -2 था, ये -4 और ये +4। तो सिलिकॉन 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना रहा है? Si बना रहा है। अब आप बेटा यहां से देखें 1 मोल सिलिकॉन, ये 1 मोल सिलिकॉन जो है इसके लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 मोल इलेक्ट्रॉन। 4 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब है 4 × 96,500 कूलम्स। इतना चार्ज आप देंगे तो 1 मोल सिलिकॉन होगा। इतने चार्ज का क्या मतलब है? इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 4 × 96,500 तो ये आता है बेटा 38600, और ये आपको 28 ग्राम्स क्या करेगा? 28 ग्राम्स बेटा ये आपको सिलिकॉन बना कर देगा, ठीक है। वो कह रहा है कि जी 1 ग्राम के लिए बताएं, 1 ग्राम सिलिकॉन के लिए कितना चार्ज होगा? 1 ग्राम के लिए बेटा आप x कर दें, तो यहाँ पर x आ जाएगा, x = 386,000 डिवाइडेड बाय 28, तो ये आता है 13785। ये आपके पास आएगा 137, सॉरी चलो 28.1 है जी सर, ठीक है। तो आप 28.1 के लिहाज से कर लें बेटा, 28.1 तो इसमें हो जाएगा 386,000 डिवाइडेड बाय 28.1, ये आ रहा है बेटा आपके पास x = 13736.6 चार्ज। ये बेटा चार्ज आ गया, ठीक है। अब आपने क्या टाइम निकालना है ना, तो Q = I × T करें। चार्ज आपके पास आ गया 13736.6, करंट कितना है बेटा 6 और इंटू T। तो बेटा टाइम यहां से निकालने, इसको डिवाइड बाय 6 करें, क्या आंसर आ रहा है सर? 2289.4 2289.4 सेकेंड्स। अगर बेटा उसने कभी आगे मिनट्स लिखा हो ना तो फिर आपने मिनट्स में जाना होगा। Q = IT में जब भी आपके पास टाइम आएगा वो सेकंड्स में आएगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। ट्रांजिशन से रिलेटेड है ये, ट्रांजिशन मेटल। टाइटेनियम इज द ट्रांजिशन एलिमेंट इन पीरियड 4, इट इज कॉमनली फाउंड एज TiO2 इन मिनरल। एक मिनट में चेक करो रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ अच्छा, ट्रांजिशन एलिमेंट की बेटा आपने डेफिनेशन लिखनी है, तो इसमें देखें आपको 2 चीजें बतानी है, तब 1 मार्क मिलेगा। कि एक तो आपने इनकम्प्लीट d ऑर्बिटल का बताना है कि ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं उनके पास इनकम्प्लीट d ऑर्बिटल होते हैं, लेकिन किस हालत में? जब वो आयन बना रहे हो उस टाइम। 2 चीजें हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स
के पास इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होता है, लेकिन जब इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होता है तो वो उस हालत में होना चाहिए कि वो आइंस हो, वो आइंस बना रहे हो, ठीक है। तो एलिमेंट्स दैट कैन फॉर्म वन और मोर स्टेबल आइंस, आइंस का बताना बेटा लाजमी है, विद इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स या विद इनकम्प्लीट डी सबशेल्स, ठीक है। दो चीजें, एक आइंस होने चाहिए और दूसरी चीज इनकम्प्लीट डी सबशेल होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, टू टिपिकल प्रॉपर्टीज, बेटा आप कोई भी इसमें बता सकते हैं कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, कलरफुल कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जी। दी TiO2 प्लस, बेटा इसको पहले समझ लें, ये TiO2 प्लस जो है ना, इसमें जो टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो जरा देखें कि 2 प्लस सारे के ऊपर है। ये अगर -2 है ना तो इसका मतलब है ये टाइटेनियम 4 प्लस है, और टाइटेनियम के पास इलेक्ट्रॉन पता है कितने होते हैं, 22। तो जरा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d2। देखिए आपके 22 इलेक्ट्रॉन हो गए होंगे, 10 12 18 20 22। लेकिन जब टाइटेनियम 4 प्लस बेटा करना है आपने, तो पहले s के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, देन d के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो टाइटेनियम 4 प्लस है बेटा, ये दोनों निकल गए, देखिए ये दोनों निकल गए जी, मैं इसको रब कर रहा हूँ। तो ये टाइटेनियम 4 प्लस जो है ना बेटा, ये आपके पास इस तरह का आ गया। अब बताएं कि इसके पास डी सबशेल ही नहीं है, कोई डी ट्रांजिशन नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन ही डी में नहीं है, तो उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा लाइट को, और कोई जंपिंग नहीं होगी। इसलिए बेटा यहाँ पर वो क्वेश्चन ये पूछता है कि वाई TiO2 प्लस इज अ कलरलेस आइन। तो आप बताएंगे कि ट्रांजिशन मेटल जो है, ये जो टाइटेनियम है, टाइटेनियम इन 4 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट हैविंग नो इलेक्ट्रॉन इन डी सबशेल। बेटा जब डी सबशेल में आपको पता होगा ना, देखें आपको मैं बताता हूँ कि हमने जब बेटा ये पढ़ा था तो ये इस तरह की डायग्राम बनाई थी ना, कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है ना वो जंप करके कहाँ जाते हैं, ऊपर जाते हैं, जब वो क्या करेंगे, लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। लेकिन जब डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो इसलिए कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे नो इलेक्ट्रॉन इन डी, नो इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल, पहली चीज। तो उसके रिजल्ट में अब क्या होगा बेटा, जब डी के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कैन नॉट एब्जॉर्ब द लाइट। सर ये भी लिख सकते हैं कि नो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए क्या चाहिए बेटा, लाइट ही चाहिए। हाँ तो बेसिक फैक्टर लिखो ना कि लाइट एब्जॉर्ब नहीं हो रही, ठीक है। ठीक है। अच्छा अब बेटा आगे आ जाए, टाइटेनियम की इलेक्ट्रॉनिक, अच्छा वो टाइटेनियम 3 प्लस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा 4 है, तो 3 प्लस के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जी, वैसे टाइटेनियम के पास होते हैं ना 22, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d1, सॉरी 3d2। लेकिन अगर टाइटेनियम 1 प्लस बन जाए बेटा, 1 प्लस बन जाए तो आपने 4s का एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, बस 4s का एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, बाकी यही होगी, ठीक है। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ। तो जब भी ये आपको फिर बता रहा हूं, जब भी वो बेटा ट्रांजिशन मेटल आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहे, पहले आप एटम की करें, पहले एटम की करें, और एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद फिर आप बेटा किसकी करेंगे। अच्छा यहाँ पर उसने टाइटेनियम 3 प्लस की बेटा कहा है, 1 प्लस की नहीं कहा, सॉरी मैंने 1 प्लस की भी किया ना, वो 3 प्लस की बेटा कह रहा है। तो 3 प्लस की कैसे होगी देखें, 3 प्लस की करनी है तो ये बेटा एस के दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए और डी का कितना रह जाएंगे, एक रह जाएगा। तो ये बेटा आपके पास 3 प्लस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d1। अच्छा, राइट एन आयनिक इक्वेशन फॉर द रिडक्शन ऑफ TiO2 प्लस बाय जिंक इन एसिडिक कंडीशन। ये जरा देखिए भाई ये कैसे करना है। ये आपके पास है TiO2 प्लस, इसका रिएक्शन बेटा आपने करना है जिंक के साथ, लेकिन इन एसिडिक मीडियम। और उसने आपको बेटा ऊपर बताया है, देखें ये लाइन जरा ऊपर देखें,
कह रहा है कि जब TiO2 प्लस जिंक मेटल से रिएक्शन करेगा तो ये टाइटेनियम जो 4+ में है बेटा, ये टाइटेनियम इसमें 4+ में है, ये किस में चला जाएगा? 3+ में चला जाएगा। ये बात बताई है ना उसने। तो जिंक के साथ जब रिएक्शन होगा तो आप देखें कि Ti3+ बनेगा। ठीक है जी। अब आप बेटा सोचें कि और क्या बनना चाहिए जी। एक तो टाइटेनियम जो है 4+ से 3+ में जा रहा है, एक तो ये हो गया। दूसरा वो कह रहा था कि जिंक मेटल के साथ आपने कराया है और ये एसिडिक मीडियम में होगा। ठीक है, तो अब ये देखें कि इसको इलेक्ट्रॉन किसने दिए हैं? टाइटेनियम जो है ये 4+ था ना, इधर यहाँ 3+ में आ गया, तो इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया। किसने लूज किए होंगे? जहरी बात है जिंक ने लूज किए, लेकिन जिंक तो एक इलेक्ट्रॉन तो लूज नहीं करता, जिंक तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है भाई। तो जिंक अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इट मींस यहाँ 2 मोल होंगे, तभी जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना और Zn2+ में जाएगा, अदरवाइज तो नहीं जा सकता। ये बात समझ आइए। मुझे कैसे पता चला है कि 2 मोल है? क्योंकि टाइटेनियम जो है 4+ से 3+ में जा रहा था और ये मुझे पता है कि जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, बाकी तो कहीं और लूज करने वाला है नहीं। तो जिंक 2+ लूज करता है, तो इसलिए 2 मोल्स आपने यहाँ पर लिख दिए। अब Zn2+ में चला गया। अब बेटा यहाँ पर रिमेनिंग पार्ट क्या होगा? रिमेनिंग पार्ट आपको आइडिया तो हो रहा होगा कि ऑक्सीजन बचा हुआ है, हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो इट मस्ट बी वाटर, वाटर होगा। अब बेटा बैलेंसिंग करते हैं चार्जेस के लिहाज से। ठीक है, चार्जिंग के लिहाज से जरा बैलेंसिंग करते हैं कि यहाँ पर आप चार्ज देखें अगर कितना है जी रिएक्टेंट वाली साइड पर, हाइड्रोजन को छोड़कर +4। यहाँ पर बेटा अगर आप चार्ज देखें 3 2 +6 और ये +2 +8 है। +8 चार्ज है बेटा, +3 2 टाइम्स है ना, तो +6 हो गया, जिंक पर 2+ है, तो +8 प्रोडक्ट वाली साइड पर, +4 रिएक्टेंट वाली साइड पर, तो ये H4H+ हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2H2 होगा। तो बेटा समझ आ गई बैलेंसिंग भी कि कैसे मैंने बैलेंसिंग की है। कि थोड़ा सा आपने कॉमन सेंस यूज करना है इसमें कि सबसे पहले आपको देखना है कि ये 2 क्यों लगा। 2 इसलिए लगा क्योंकि बेटा टाइटेनियम तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, गेन कर रहा था, जिंक 2 लूज कर रहे थे, तो इसलिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल करने हैं। और फिर उसके बाद बेटा अपने चार्जेस को इक्वल करना है। चार्जेस को इक्वल करेंगे तो हाइड्रोजन आयन खुद ब खुद क्या हो जाएंगे? बैलेंस हो जाएंगे। अच्छा नेक्स्ट बेटा उस पर आते हैं। हाँ बेटा ये वो क्वेश्चन है जो एक नई इक्वेशन हमारे सिलेबस में बेटा इंक्लूड किया ना, ये उससे रिलेटेड है। ठीक है, और मैंने ये बेटा ग्रुप में भी सेंड की थी, वही क्वेश्चन है। कर दूं या छोड़ दूं? ग्रुप में सेंड किया, मैंने किया था ये। सर ये कर दें प्लीज। बेटा ये एक इक्वेशन आप याद करेंगे, -NFE। बेटा ये इक्वेशन याद करेंगे जी, डेल्टा G इज इक्वल टू -NFE नॉट ऑफ सेल। डेल्टा G क्या है जी? गिब्स फ्री एनर्जी है। ये तो गिब्स फ्री एनर्जी है बेटा। N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। F क्या है बेटा? फेराडेज कांस्टेंट है। E नॉट ऑफ सेल वोल्टेज और डेल्टा G गिब्स फ्री एनर्जी। कि क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको ध्यान से समझिएगा। बेटा आपको मैं फिर बताऊं कि जो चीज सिलेबस में नहीं ऐड होती है ना, उसके आने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। तो ये इक्वेशन आने के चांसेस मैक्सिमम है। ठीक है, ये तो काफी उल्टी सी इक्वेशन उसने हमसे, मतलब ये क्वेश्चन जो है काफी टेढ़ा सा है, वरना सिंपल आपसे डेल्टा G पूछेगा, बाकी चीजें दी होंगी। एसिडिफाइड टाइटेनियम 3+, एसिडिफाइड टाइटेनियम 3+ बेटा रिएक्ट करता है विद ऑक्सीजन जो कि वाटर में डिसॉल्व है, और ये बेटा बन रहा है। देखिए टाइटेनियम 3+ से किस में जा रहा है भाई? 4+ में जा रहा है। अच्छा ये कंप्लीट इक्वेशन है, ये रिडॉक्स इक्वेशन है। लेकिन उसने जब बेटा इस रिडॉक्स इक्वेशन को स्प्लिट किया ना 2 हाफ सेल में, तो एक हाफ इक्वेशन तो ये बनी ना इसकी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर ऑक्सीजन कि O2 + 4H+ + 4 इलेक्ट्रॉन इट गिव्स 2H2O। ऊपर वाली कंप्लीट रिडॉक्स इक्वेशन है और नीचे वाली बेटा हाफ आयनिक इक्वेशन है। वो कह रहा है कि कैलकुलेट द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल E0 इन वोल्ट्स ऑफ TiO2+ एंड Ti3। आपने बेसिकली करना बेटा ये है कि देखें ऊपर वाली इक्वेशन आपको मैं बता रहा हूं फिर कि वो कंप्लीट इक्वेशन है, नीचे वाली हाफ इक्वेशन है। क्या इस हाफ इक्वेशन का वोल्टेज गिवन है? गिवन है ना। लेकिन जो दूसरी हाफ इक्वेशन है ना बेटा, जिसमें टाइटेनियम आ रहा है और ये TiO2+ आ रहा है, वो कह रहे हैं इस हाफ इक्वेशन का आप E0 निकालें इन वोल्टेज। देखें जब एक रिडॉक्स इक्वेशन आप लिखते हैं ना, उसमें 2 हाफ इक्वेशंस होती हैं, एनोड और कैथोड दोनों मिक्स कर लेते हैं आप। इसने यहाँ कंप्लीट इक्वेशन आपको दी
ये कंप्लीट इक्वेशन है, मतलब नेट इक्वेशन जिसको आप कहते हैं नेट इक्वेशन। और इस नेट इक्वेशन को उसने स्प्लिट किया दो हाफ इक्वेशंस में। एक हाफ इक्वेशन आपके पास है और दूसरी हाफ इक्वेशन बेटा वो हमसे पूछ रहा है कि बताएं उस हाफ इक्वेशन का ई नॉट क्या होगा। वो आपने कैसे करना है देखिए, आप इस फॉर्मूला को यूज करना है। देखिए डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल। आपको कैसे पता चलेगा जी आपने इस फॉर्मूला को यूज करना है, क्योंकि बेटा देखें गिब्स फ्री एनर्जी इज गिवन और आपसे वो एक सेल का वोल्टेज पूछ रहा है। तो ये रिलेशन याद कर लें कि गिब्स फ्री एनर्जी अगर दी हो और आपसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछ रहा हो तो ये इक्वेशन याद करेंगे आप, ये इक्वेशन आप यूज करेंगे, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ पी नॉट ऑफ सेल। अब आपने बेटा इसमें वैल्यूज पुट करनी है सिंपल। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल। डेल्टा जी बेटा कितना आ रहा है, क्वेश्चन में गिवन है -4। अभी आप क्या कर रहे हैं भाई, अभी आप उस हाफ सेल का नहीं, अभी आप टोटल सेल का वोल्टेज निकाल रहे हैं, टोटल सेल का। बेटा ये जो इक्वेशन है ना, जो फर्स्ट इक्वेशन है जिसके डेल्टा जी की वैल्यू गिवन है, उस इक्वेशन की आप ई नॉट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो -4 जी सर ये जो सेकंड वाली हाफ इक्वेशन दी हुई ऑक्सीजन की, ये कैथोड की है ना, क्योंकि गेन कर रहा है। बेटा अभी नहीं पता हमें अभी। हाँ आप कह सकते हो, आप ये बिल्कुल कह सकते हो, क्योंकि देखो टाइटेनियम जो है ना, टाइटेनियम जो है या 3+ से किस में जा रहा है, 4+ में जा रहा है, तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, ये यस ये ऑक्सीडेशन हो रही है। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। अब इनको ना बेटा यहाँ पर ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। वो ठीक है आपकी बात बिल्कुल। अच्छा बेटा देखें, अब यहाँ पर एक और काम भी करना है, वो ये कि जब भी ये इक्वेशन यूज करेंगे ना, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल, उसमें जो डेल्टा जी की बेटा वैल्यू होगी उसको आप मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे। रीजन अभी बता देता हूँ क्यों, रीजन बताऊंगा बेटा अभी, लेकिन अभी याद कर लें ये बात कि जब भी आपने ये इक्वेशन यूज करनी है डेल्टा जी वाली और उसमें वोल्टेज आपसे वो निकलवा रहा है, तो आप मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे। किलो को बेटा आपने किलो जूल्स को जूल्स में करना है। रीजन अभी बताऊंगा थोड़ी देर में क्यों। अच्छा ये आ गया बेटा, आगे माइनस फॉर्मूले का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। बेटा कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं आप जरा कोई भी इक्वेशन देख लें। अगर आप लोग कह रहे हैं जी ऊपर वाली इक्वेशन में तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, नहीं बेटा ये 3+ से ना 4+ में जा रहा है, लेकिन ये 4 मोल्स हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। नीचे वाले इक्वेशन देख लें कि 4 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हैं, 4, तो -4 हो जाएगा। एफ कितना होता है बेटा, फ्राडेस कांस्टेंट 96,500 कूलम, ये आपको याद रखना है। और ई नॉट ऑफ सेल बेटा आपको फाइंड आउट करना है। तो ई नॉट ऑफ सेल इधर रहने दे, बाकी को बेटा डिवाइड कर दें। -436.1 टाइम्स 1000 डिवाइडेड बाय -4 टाइम्स 96,500 इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल। ये ई नॉट ऑफ सेल जो है ये आपके पास क्या आएगा जी, बताएं शाबाश। ई नॉट ऑफ सेल ये आ रहा है या नहीं आ रहा, 1.13 वोल्ट, जरा चेक करें। अब बेटा क्या करना चाहिए आपने, सुने। यस सर यही है। अब देखिए आपके पास, अब आप लास्ट स्टेप में पहुंच गए, जो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड, कैथोड का मतलब रिडक्शन, और ई नॉट ऑफ एनोड, एनोड का मतलब ऑक्सीडेशन। ये बेटा वही इक्वेशन है जो आप इलेक्ट्रोलिसिस में यूज करते हैं। हमने पढ़ी है ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। जी बेटा क्या कह रहे हैं, बोले। सर वो फेरेडेस कांस्टेंट 96485 हम यूज कर सकते हैं क्या सर? बेटा आपकी आवाज कट रही है साथ, आपकी आवाज ही नहीं आ रही सही। सर हम फेरेडेस कांस्टेंट 96485 यूज कर सकते हैं? नहीं बेटा ये यूज करना है 96,500 कूलम, ये यूज करना है। अच्छा बेटा अब देखिए ये इक्वेशन बनाने, ये इक्वेशन के बाद आपके पास ई नॉट ऑफ सेल आ रहा है 1.13। अब आपको अगर ये मसला है ना कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किधर हो रही है, तो वो बेटा अभी एक स्टूडेंट ने पूछा है और आपको खुद भी आइडिया हो गया है कि नेट इक्वेशन को देखें, जो रिडॉक्स इक्वेशन है उसमें टाइटेनियम +3 से +4 में जा रहा है, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, टाइटेनियम वाले की ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। और जो दूसरी इक्वेशन है फिर जहरी बात है उसमें रिडक्शन हो रही है भाई, ऑक्सीजन वाले में रिडक्शन हो रही है, तो रिडक्शन वाले की क्या वैल्यू आ रही है, +1.23 माइनस ये ऑक्सीडेशन वाला कौन सा है, टाइटेनियम वाला है भाई, ये टाइटेनियम है Ti3+ और TiO2+, ये तो ये आप बेटा ऐसी लिख देंगे।
ठीक है, ये आपने ऐसे लिख दिया। अब बेटा आप इसको इधर ले आए, 1.13 माइनस 1.23 इज इक्वल टू माइनस ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन। तो बेटा आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, लेकिन माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा ना। तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो 0.1 वोल्ट। ठीक है बेटा, तो ये आपको मैं फिर बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से करना है, ये एक नया क्वेश्चन है जो हमने डाला है, तो इसलिए इसके ये भी सिर्फ देखिए यहाँ पर क्यों मिल गया आपको, क्योंकि ये जो पेपर है ना, ये पेपर है बेटा 2022 का। तो जो 2022 का पेपर है इसलिए आपको ये इसमें मिल गया है, वरना पिछले पेपर में तो नहीं मिलेगा ना आपको। अच्छा, अब बेटा आगे आ जाए जी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाँ, व्हेन एक्वस सिट्रेट आइंस, सिट्रेट आइन बेटा देखें, ये एक आपके पास लाइगेंड है जिसके ऊपर -3 चार्ज है। इसको आप टाइटेनियम के साथ इसका डेटिव बॉन्ड बन रहा है, तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज होल 3- आ गया कि एक सिट्रेट के पास 3- चार्ज है। ठीक है, एक्सप्लेन इन डी ऑर्बिटल व्हाई टाइटेनियम 3+ इज एबल टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। भाई ऊपर तो हमने कहा था कि टाइटेनियम बॉन्ड नहीं बना सकता, यहाँ क्यों बना रहा है भाई, वो टाइटेनियम 4+ था, टाइटेनियम 4+ में डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था ना, तो वो इसलिए बेटा एक तो वो क्या नाम है, कलरफुल कंपाउंड नहीं दे रहा था। ठीक है, ये हमने कहा था। अच्छा, टाइटेनियम ये यहाँ कह रहा है कि इन टर्म्स ऑफ डी ऑर्बिटल टाइटेनियम 3+ इज एबल टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स आयन। ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा हमने किया, जरा उस पर चलते हैं। ये टाइटेनियम 3+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डी में बेटा एक ही इलेक्ट्रॉन है, देखिए डी के अंदर 1 2 3, डी में एक इलेक्ट्रॉन है, तो बाकी बेटा बाकी डी ऑर्बिटल सारे खाली है ना, तो क्या कोई भी लाइगेंड आकर यहाँ डेटिव बॉन्ड बना सकता है या नहीं बना सकता, बताएं। बना सकता है, इट मींस कि ये कॉम्प्लेक्स फिर बनाएगा, ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तब जिसको क्वेश्चन सुने, एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स, क्या आपने डी ऑर्बिटल्स की बेस पर बेटा एक्सप्लेन करना है, तो आप बताएंगे कि इन T3+, इन Ti3+, d orbitals are vacant, so they can accept a lone pair। वो बेटा लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं और फ्रॉम दी लाइगेंड, लाइगेंड की तरफ से वो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें। अच्छा, तो ऊपर जरा इस क्वेश्चन पे पहले आ जाए बेटा, ये जो इक्वेशन है मैं इसको रब यहाँ पर जरा इस इक्वेशन को बेटा 1 मिनट देखिएगा। इस इक्वेशन में बेटा टाइटेनियम 3+ कैन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, टाइटेनियम 3+ ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, राइट, क्योंकि टाइटेनियम 3+ की जो बेटा E0 वैल्यू आई थी ना, वो कितनी आई थी 0.1, और ऑक्सीजन वाले की कितनी है 1.23। बेटा लेस पॉजिटिव और मोर पॉजिटिव, देखें टाइटेनियम 3+ क्या है, लेस पॉजिटिव है, तो इट विल लूज द इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, लूज कर रहा था। ये मोर पॉजिटिव है ऑक्सीजन, तो इट विल गेन द इलेक्ट्रॉन। ऐसी हुआ है ना बेटा, ऐसी रिएक्शन हुआ है, क्योंकि टाइटेनियम 3+ की E0 वैल्यू कम थी, ऑक्सीजन की E0 वैल्यू ज्यादा थी, तो क्या हुआ, इनका रिएक्शन हो गया, टाइटेनियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किए और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किए। ठीक है, लेकिन बेटा यहाँ पर जरा क्वेश्चन पढ़ें, वो कह रहा है कि एसिडिफाइड टाइटेनियम डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ये जो टाइटेनियम है ना बेटा, ऊपर जो टाइटेनियम था ऊपर वाला वो है टाइटेनियम 3+, यहाँ पर ये कह रहा है कि एसिडिफाइड TiC6H5O7, मतलब 2 सिट्रेट लाइगेंड लगे हुए, डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन अनलाइक एसिडिफाइड टाइटेनियम, सजेस्ट व्हाट दिस मींस फॉर द वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। आपने बेटा ये एक्सप्लेन करना है इन टर्म्स ऑफ E0 वैल्यू कि क्यों इसका रिएक्शन ऑक्सीजन से नहीं हो रहा। बेटा इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ टाइटेनियम है ना आपका, ये जो टाइटेनियम कॉम्प्लेक्स है, इसकी जो E0 वैल्यू है वो क्या होगी, मोर पॉजिटिव होगी देन ऑक्सीजन। जो टाइटेनियम कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बेटा आपको नजर आ रहा है, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं कर रहा, जबकि टाइटेनियम 3+ कर रहा था। तो टाइटेनियम 3+ इसलिए कर रहा था कि टाइटेनियम 3+ की जो वैल्यू थी E0 वैल्यू, वो ऑक्सीजन के मुकाबले में कम थी। ठीक है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था टाइटेनियम, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था। लेकिन उसका क्वेश्चन बेटा फिर सुने, वो कह रहा है कि
टाइटेनियम कॉम्प्लेक्स जो है ये ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं कर रहा, अनलाइक टाइटेनियम 3+। तो इससे आप क्या रिजल्ट बेटा निकालते हैं, जरा बताएं विद रिस्पेक्ट टू ई नॉट वैल्यू, कि क्यों रिएक्शन नहीं हो रहा होगा। जी बेटा बताएं, शाबाश। मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया, फर्दर आपने बताना है। सर हम ये कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ सर ई नॉट इज ग्रेटर देन। जी बेटा देखें, ऑक्सीजन के साथ टाइटेनियम 3+ का रिएक्शन इसलिए हो रहा था कि ऑक्सीजन ने देखें इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए लाजमी है कि जो दूसरा है ना टाइटेनियम, उसकी ई नॉट वैल्यू लेस होनी चाहिए ऑक्सीजन के मुकाबले में। तो अगर ऑक्सीजन में रिडक्शन नहीं हो रही, मतलब डिसॉल्व ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं हो रहा, इट मींस कि आपका जो दूसरा कॉम्प्लेक्स है या जो दूसरा आयन है उसकी ई नॉट वैल्यू ऑक्सीजन के मुकाबले में ज्यादा है। अब वो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेने के चक्कर में है, ना कि उसको देगा। तो आप यहां लिखेंगे कि ई नॉट वैल्यू जो है, ई नॉट वैल्यू किसकी, इसकी बेटा, ये जो टाइटेनियम वाला है, ई नॉट वैल्यू ऑफ द TiC6H5O7 must be greater than ऑक्सीजन, डिसॉल्व ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की आ रही है ना 1.23 वोल्ट, उससे क्या होगी, ज्यादा होगी। अच्छा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सम रिएक्शंस ऑफ TiO2 आर शोन इन द फिगर 3.1। द A9 इज अ बाइडेंटेट लाइगेंड। ये बेटा एक A9 है, AC नेगेटिव, ये बाइडेंटेट लाइगेंड है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, अभी आगे यूज होगा। इन टाइटेनियम ion TiF6 and TiACAC square Cl2 have coordination number 6. What is mean by term coordination number? But coordination number क्या होता है कि number of dative bond, number of dative bonds जो मेटल आयन से बेटा बनते हैं बाय लिगेंड्स। राइट एन इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ TiF6 फ्रॉम TiO2। बेटा इसकी इक्वेशन लिखनी है जी, देखें कैसे लिखेंगे। TiO2, याद रखिएगा टाइटेनियम यहाँ 4+ में है, HF से रिएक्शन इसका होगा। बेटा देखें TiF6 बन रहा है ना, इसका मतलब 6HF रिक्वायर्ड है, और ये 6 के 6 जो फ्लोराइड हैं ये टाइटेनियम को सराउंड करेंगे। TiF6 बेटा ईच फ्लोराइड हैज -1 ना, तो -6, टाइटेनियम आपको पता है 4+ था, तो नेट चार्ज क्या आ जाएगा, -2। अच्छा अब पीछे क्या बचा बेटा, 2 ऑक्सीजन और 6 हाइड्रोजन आइन। तो 2 ऑक्सीजन है तो ये क्या बनेगा, 2 मोल्स ऑफ वाटर बन जाएगा। और कितने अभी हाइड्रोजन बचे हुए हैं, 2 हाइड्रोजन बचे हुए हैं, तो 2H+, ठीक है। तो ये बेटा रिएक्शन है जो आपने लिखना था जी। बैलेंस करना है कि इसमें 6HF कैसे पता चला, क्योंकि TiF6 है, और 2 वाटर का कैसे पता चले, क्योंकि 2 ऑक्सीजन बेटा निकल रहे हैं तो 2 वाटर बनेंगे, और जो HF के 2 हाइड्रोजन बच गए वो आयंस की फॉर्म में सोल्यूशन में रहेंगे। आप इसको इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं, 2H3O पॉजिटिव, ये भी लिख सकते हैं। व्हाट इज मीन बाय टर्म बाइडेंटेट लाइगेंड? बेटा बाइडेंटेट लाइगेंड में आपने 2 चीजें बतानी है, तब 2 मार्क्स मिलेंगे। एक लाइगेंड को एक्सप्लेन करना है, और बेटा एक आपने डेटिव बॉन्ड बताना है, ठीक है। तो लाइगेंड क्या होता है, विच कैन मेक डेटिव बॉन्ड विद द सेंट्रल मेटल एटम बाय डोनेटिंग 2 लोन पेयर्स। एक तो आप बताएंगे बेटा कि डेटिव बॉन्ड बन रहा है, डेटिव बॉन्ड टू सेंट्रल मेटल एटम। अब ये तो एक मार्क मिल गया ना। बाइडेंटेट का मतलब है कि बाय डोनेशन ऑफ 2 लोन पेयर्स, डोनेशन ऑफ 2 लोन पेयर। अक्सर मैं आपको बता दूं बेटा, हम जब भी बच्चों का एग्जाम लेते हैं तो बाइडेंटेट लाइगेंड में आप लोग पता नहीं मार्क एक ही लेते हैं, तो आप बताएंगे a species which has 2 lone pair and can make dative bond with the central metal atom। अच्छा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। अब एक ही सेंट्रल मेटल आयन को देता है, सेंट्रल मेटल एटम या आयन कुछ भी हो सकता है, और सर लेकिन वो होगा एटम या आयन एक ही होगा या 2 अलग अलग को मिलेगा? देखो मेटल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, तो आप मेटल / आयन दोनों लिख दिया करो, या अगर उसमें ऊपर आपको कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है ना, जिस तरह यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप फिर आयन लिखो। आपको पता है टाइटेनियम यहाँ आयन की फॉर्म में, तो सेंट्रल मेटल आयन। मेरा सवाल कुछ और है।
मैं दरअसल ये पूछ रहा हूँ कि जो बाइडेंटेट लाइगेंड होता है वो दो अलग अलग मेटल एटम्स को डोनेट करेगा या सिर्फ एक ही मेटल एटम को दोनों लोन पेयर्स भाई डोनेट एक को ही करेगा, अलग को क्यों करेगा बेटा, एक को करेगा। जिसने आपने नहीं पढ़ा कॉपर 2s, तो एक अगर बाइडेंटेट लाइगेंड, तो वो तो ऐसे होता है ना EN, तो एक को ही कर रहा होता है ना। अच्छा ठीक है। अभी नीचे डायग्राम भी आ रही है, देखो ये, देखो ये डायग्राम आ रही है, बताओ ये एक को ही कर रहे हैं नहीं कर रहा है, ये बाइडेंटेट लाइगेंड है, एक को ही कर रहे हैं ना। जी सर। अच्छा अब देखो इसका बेटा लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, टाइटेनियम और दो बेटा बाइडेंटेट लाइगेंड है, AC होल स्क्वायर और Cl2 शो बोथ ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बेटा कुछ याद है ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल, भूल गए? मैं आपको जल्दी से रिवाइज करवाता हूँ कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस वो होते हैं जिनमें 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। और बेटा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर आप ऑप्टिकल कब बन सकता है? उस वक्त बन सकता है एटलीस्ट 2 बाइडेंटेट लाइगेंड्स आर प्रेजेंट। अगर 2 बाइडेंटेट लाइगेंड होंगे तब आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, अदरवाइज नहीं कर सकता। तो देखें इसमें 2 बाइडेंटेट लाइगेंड है ना इस कॉम्प्लेक्स में, इट मींस इट कैन शो ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर क्या होता है? इसका मिरर इमेज बेटा आप बनाएंगे ऐसे करके। और बेटा सिस ट्रांस क्या होता है? देखें सिस ट्रांस ये होता है कि अगर आपने, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सपोज ये कॉपर है ना, ये टाइटेनियम है, सपोज एक क्लोरीन इधर लगा दिया और एक क्लोरीन इधर लगा दिया, पर अगर आपने दोनों क्लोरीन जो है ना आइडेंटिकल 90 डिग्री पर लगाए तो दैट इज सिस। अगर आपने दोनों जो लाइगेंड है वो 90 डिग्री पर लगाए तो दैट इज सिस। और अगर आपने दो आइडेंटिकल लाइगेंड्स 180 डिग्री पर लगाए ऐसे करके तो दैट इज ट्रांस। तो सिस और ट्रांस में फर्क बेटा आपको आना चाहिए। जी बेटा। सर डॉटेड और वेज में 180 होता है कि डॉटेड और स्ट्रेट में? बेटा 180 होना चाहिए, जिस मर्जी में हो। जो आपका डॉटेड और वो है ना, डॉटेड और प्लेन लाइन, ये तो आपका 90 बनता है। देखो एक ये डॉटेड लाइन पीछे से आ रही है, ये प्लेन पर है। जो 90 जो आप 180 कह रहे हो वो ऐसे बनेगा, जो आप 180 कह रहे हो वैसे बनेगा। एक डॉटेड हो और एक वेज हो, इसमें 180 बनता है। देखो ये डॉटेड लाइन पीछे से आ रहा है, CL जो वेज वाला है ये फ्रंट से आ रहा है, तो यहाँ जो एंगल है दैट इज 180। और स्ट्रेट और वेज भी 90 होगा फिर? जी बिल्कुल 90 होगा, क्योंकि जो प्लेन लाइन है ना बेटा वो तो पेपर के ऊपर है, और जो वेज है वो या फ्रंट से आ रहा होगा या पीछे से, तो वो 90 होगा। लेकिन वेज और डॉटेड में 180 होगा, या दोनों प्लेन लाइन में 180 होगा। अच्छा बेटा अब आपने जरा इस क्वेश्चन पे आना है। वो कह रहा है कि ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है ना, द स्ट्रक्चर ऑफ वन TiAC square Cl2 exists as 3 stereoisomer. The structure of one stereoisomer of this is shown. Complete the structure of the other 2 stereoisomer. बेटा इसका मिरर इमेज बनाएं। ये देखिए मैं इसी के सामने बना रहा हूँ, नीचे नहीं बना रहा, यहाँ आसान होगा बनाना। बेटा मिरर इमेज ऐसे बनेगा, ये टाइटेनियम है, ये बेटा देखिएगा क्या ये सुपर इम्पोसिबल है या नहीं है, मुझे ये बताएं। नहीं सर। नहीं है, तो ये एक आपने ये बना लिया। ठीक है, दूसरा बेटा आप किस तरफ जाएंगे, उसने ऊपर बताया वैसे सिस ट्रांस की तरफ। आप ये दोनों क्लोरीन जो है ना बेटा, इनको इनकी पोजीशन चेंज कर दें। कैसे जरा देखिएगा, ये तो मैंने ये बना दिए थे। बताएं बेटा ये जो मैंने बनाया है इट इज सिस और ट्रांस? सर 180 है ना एंगल, तो ट्रांस। ये ट्रांस है। और बेटा क्या ये पोलर होगा या नॉन पोलर हो जाएगा? दोनों क्लोरीन ऑपोजिट साइड पर हैं, नॉन पोलर है। नॉन पोलर है। और अगर आपने पोलर बनाना होगा तो आप इसको सिस में बना देंगे। ये ऊपर वाला क्या है जो उसने बनाया हुआ है? पोलर है सर। ये पोलर है, ठीक है। लेकिन जो हमने बनाया है दिस इज नॉन पोलर, क्योंकि दोनों क्लोरीन्स एक दूसरे के इफेक्ट को कट डाउन कर रहे हैं। तो ये वो नीचे बेटा बात कर रहा है कि आप बताएं कि इसमें कौन सा पोलर होगा। तो आप बताएं जो ट्रांस है
ट्रांस इज पोलर, या जो एग्जामिनर ने खुद बना कर दिया हुआ है, सॉरी ट्रांस इज नॉन पोलर, जो एग्जामिनर ने खुद बनाया हुआ है ना, दिस इज सिस, ये सिस है बेटा। क्यों सिस है? कि इसमें जो दोनों आइडेंटिकल आइसोमर हैं वो 90 डिग्री अपार्ट हैं, तो 90 डिग्री अपार्ट होंगे तो वो सिस आइसोमर होगा। तो बेटा ऑर्गेनिक पर आते हैं, ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा काम, फिजिकल में जरा खप ज्यादा होती है। अच्छा बेटा ऑर्गेनिक में देखें आप, कंपाउंड F and J are shown. F and J contain the arene. Arene कहते हैं बेटा जिसमें बेंजीन रिंग हो। Identify the other functional group in F and J. बेटा अदर फंक्शनल ग्रुप F में क्या है जी? एक तो कार्बोक्सिलिक है और एक अमाइन है, एमाइन। और J में बेटा क्या है? एस्टर है और फिनोल है बेटा। स्टेट द नंबर ऑफ कायरल सेंटर इन मॉलिक्यूल ऑफ F and J। बेटा F में आप देखें ना, अंदर ये अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड है, यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है तो कोई भी नहीं है। लेकिन अगर आप बेटा यहाँ देखें J के अंदर, तो J के अंदर बेटा आपको एक ये नजर आएगा, देखिए नजर आ रहा है या नहीं? ये है कायरल। अच्छा इसके अलावा बेटा आपको और हम देखते हैं इसमें, और इसमें कौन सा कायरल हो सकता है? यहाँ रिंग में कोई नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, एक बेटा ये चांसेस है, एक बेटा ये इसकी चांसेस है। कितने हो सकते हैं जी इसमें? दो हैं, ये जो मैंने ब्लू डॉट लगाया है ना, ये 2 हैं बेटा। तो F में कोई नहीं है, J में बेटा 2 हैं। A student proposes a multi-step synthesis of F। F याद रखो बेटा क्या है? F में कार्बोक्सिलिक और एक एमाइन है। अच्छा देखें, आपने स्टेप 1 में बताएं, उस असल में बनाना क्या है? स्टूडेंट ने ना बनाना है F, बनाना है फ्रॉम बेंजीन। तो हम यहाँ सामने बना लेते हैं ताकि हमारे सामने पिक्चर हो। दोनों पैरा पोजीशन पर लगे हुए एक दूसरे के, COOH और ये है NH2। ये है जी, ये असल में आपने बनाना है जो मैंने साइड पे बनाया है। पहला स्टेप क्या होगा जी कि उस स्टूडेंट ने मिथाइल बेंजीन बनाया। बताएं क्या करेंगे जी इसके लिए? मिथाइल बेंजीन बनाने के लिए क्या करेंगे? एल्काइलेशन। तो रिएजेंट क्या होगा? CH3Cl और कैटलिस्ट क्या होगा? AlCl3। ठीक है जी। दूसरे में क्या करेंगे बेटा? देखें ये मिथाइल बेंजीन है और कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 डाल रहे हैं, तो बेटा नाइट्रेशन नहीं होगी? जी सर, नाइट्रेशन होगी। अब देखें आपने यहाँ ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ना, तो 2 4 6, लेकिन आप 6 पर लगाएंगे क्योंकि आपने ये बनाना है ना, आप 6 पर लगाएंगे। यहाँ आप कर देंगे NO2। तो ये D बेटा दोबारा यही आ रहा है, D यही है आपके पास, CH3 और NO2। अब बेटा आप इसकी ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, देखें KMNO4 के साथ। जब ऑक्सीडेशन करेंगे देन बेटा ये बात आपको समझ आती है? वो जो लिखता है हॉट अल्कलाइन KMNO4 देन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इसकी रीजन समझ आती है या नहीं? कि वो दोबारा सल्फ्यूरिक एसिड क्यों डाल रहा है? बेटा बताएं, इसकी रीजन समझ आ रही है या नहीं आती? इसकी रीजन समझ कि क्यों इस तरह कर रहा है, क्यों एसिड डाल रहा है बाद में? नहीं फिर बता दें सर। बेटा इस तरह होता है कि आप जब पहले सिर्फ वो डालते हैं ना अल्कलाइन KMNO4, तो आपको पता है KMNO4 ये तो बनाएगा ना कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन अल्कलाइन होने की वजह से क्या होगा? ये HN रिलीज हो जाएगा, क्योंकि बेसिक सॉल्यूशन था, HN रिलीज हो जाएगा। तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बना या कार्बोक्सिलेट आइन बना? बेंजोएट आइन बना। एसिड ऐड करते हैं, डाइल्यूट एसिड। एसिड ऐड करेंगे तो H+ आ जाएंगे सॉल्यूशन में, तो वो ऑक्सीजन गेन कर लेगा, तो वो दोबारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है सर। अब बेटा देखें, आपने इसकी यहाँ पर ऑक्सीडेशन की, बेटा साद आपकी आवाज नहीं आई, फिर बोलो सर। अगर हम डायरेक्टली एसिडिक KMNO4 से करते तो फिर क्या होता? अगर आप डायरेक्टली KMNO4 से करोगे बेटा, फिर इसमें बेटा देखना पड़ेगा, कोई ना कोई इसमें मसला होगा, तभी वो पहले हॉट अल्कलाइन ले रहा है और फिर उसमें एसिड डाल रहा है। अच्छा ठीक ये आपने याद करनी है बेटा, ये बात याद रखनी है कि पहले जब भी बेंजीन की साइड चेन की ऑक्सीडेशन करनी है तो पहले आपने अल्कलाइन एंड देन उसको एसिडिफाइड करना है।
रिएक्टिविटी का फर्क हो सकता है, रिएक्शन इतना फास्ट नहीं हो सकता, मे बी कुछ भी रीजन हो सकती है, ठीक है। अच्छा, तो अब बेटा जब भी वो रिएजेंट और कंडीशन पूछे इसका, तो हमें दोनों लिखना पड़ेगा, है ना? बिल्कुल, अगर वो इसका पूछेगा स्पेसिफिकली बेटा बेंजीन के साथ साइड चेन की ऑक्सीडेशन पूछेगा तब ये करना है, अदरवाइज नहीं करना। अदरवाइज तो एसिडिफाइड केमोफोर चलता है हर जगह पर, लेकिन बेंजीन के केस में अल्कलाइन एंड देन एसिडिफाइड। अच्छा बेटा नेक्स्ट स्टेप 4 में देखें क्या होगा, NO2 NH2 में भेज रहा है बेटा, तो इसके लिए आपको पता है एक स्पेशल रिएजेंट आपको याद कराया गया था, SN प्लस कंसंट्रेटेड HCl और हीट, तो ये एनिलीन बन जाएगा NH2। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखें कि सर इधर टेम्परेचर मेंशन करना जरूरी तो नहीं है ऊपर वाले में, ये जो आखिरी वाला आपने 4th स्टेप में लिखा है? बेटा हीट तो लिखना है, आपने हीट लिखना है। ठीक है सर। अच्छा बेटा नेक्स्ट देखें, इन द सेकंड मल्टी स्टेप synthesis the student changes the order in which the reagent and condition are used, the reagent scheme is shown। ये बेटा देखें, अब वो कह रहा है कि उसने ना पहले तो वो ये बनाना चाह रहा था ना, ये तो बन गया, अब वो अपनी स्कीम चेंज कर रहा है, अब वो पता क्या बनाना चाह रहा है, अब वो बेटा एक और रूट से कुछ और बनाना चाह रहा है, प्रोडक्ट अभी हमने बनाना है जी। तो इन द सेकंड मल्टी स्टेप सिंथेसिस द स्टूडेंट चेंजेस द ऑर्डर इन व्हिच द रिएजेंट एंड कंडीशन आर यूज्ड, द रिएक्शन स्कीम इज शोन, जी इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द सिंथेसिस। पहले में क्या हो रहा है बेटा जरा बताएं, पहले स्टेप में क्या हो रहा है जी, एल्काइलेशन हो रही है या नहीं हो रही जी बेटा? अभी हमने किया। और दूसरे में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है, अभी डिस्कस किया। अब वो कंसंट्रेटेड HNO3 बेटा डाल रहा है। अब देखें अब ये कौन सा ग्रुप है बताएं जरा, COOH कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विथड्रॉइंग? अब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, तो अब नाइट्रो ग्रुप को कहां लगना है जब ये HNO3 आप डालेंगे? 3 और 5। हाँ, तो 3 और 5 पर। तो अब बेटा देखें उसने ऊपर क्या किया था, सुने, ऊपर उसने बेटा मिथाइल ग्रुप के बाद नाइट्रेशन कराई थी पैरा पर, और देन मिथाइल की ऑक्सीडेशन की थी, ठीक है, तब पैरा पे लगा था। लेकिन नीचे आपको याद है हमने इस तरह के क्वेश्चन क्लास में किए थे, मैं आपसे इस तरह के क्वेश्चन काफी करवाता था बेटा, कि आपने अगर नाइट्रो ग्रुप पैरा पे लगाना है ना, तो आपको पहले मिथाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है, और नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाने के बाद देन मिथाइल की ऑक्सीडेशन करवानी है। अगर आपने मिथाइल की ऑक्सीडेशन पहले ही करवा दी, जिस तरह इस केस में उसने मिथाइल की ऑक्सीडेशन पहले करवा दिया है, तो अब NO2 जो है वो मेटा पोजीशन पर आएगा, पैरा पर नहीं आ सकता बेटा, ठीक है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ जी सॉरी बेटा, जी का स्ट्रक्चर इधर ड्रॉ करना था, हमने ऊपर ड्रॉ किया। अब बेटा वो कह रहा है कि ये E क्यों नहीं बना, ऊपर वाला क्यों नहीं बना जी? इसलिए नहीं बना बेटा क्योंकि अब ये जो कार्बोक्सिलेट है दिस इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, ठीक है। ये आपने लिखना है कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप EWG, वहां पूरा लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ये आपने बेटा लिख देना है। नेक्स्ट देखें, J react under the suitable condition with NaOH, ठीक है, और ये बेटा बन रहा है गिव द मॉलिक्यूल। अच्छा यहां पर ना बेटा आपको नजर आ रहा है कि उसने क्या किया है, बेसिक हाइड्रोलिसिस कर रहा है एंड देन एसिडिफाइड कर रहा है दोबारा। तो जब हाइड्रोलिसिस बेटा करेगा, देखें यहां से टूटेगा जी, है ना, मैं आपको बताता हूं क्या होगा, जरा देखिएगा। जब वो हाइड्रोलिसिस करेगा ना, ये OH C डबल बॉन्ड OH, मुझे बताएं उसने कौन सी हाइड्रोलिसिस की है, बेसिक हाइड्रोलिसिस की है या एसिडिक फर्स्ट स्टेप में? बेसिक की है बेटा कि जो बेस है क्या ये इस H के साथ रिएक्शन नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, तो आपके पास ये O नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है, और Na+ हो जाएगा। अब वो नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहा है बेटा, HCl ऐड कर रहा है, बताएं जब वो HCl ऐड करेगा तो ये दोबारा ये नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। और L क्या है बेटा, देखें L ये है, ये। अब आप देखें कि यहां पर एक तो वो कह रहा है गिव द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ L, वो तो आप बेटा बता देंगे क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है। ऐसे कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने बेटा, 3 3 3 बेटा 2
1 3 2 1 2 1, कितने बन रहे हैं? एटीन, और एक वो है बेटा। वो कह रहे स्टेट 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन दैट अकर इन जे। बेटा देखिए जे में कितने तरह का रिएक्शन हुआ। क्या जे में पहले बेटा हाइड्रोलिसिस हुई या नहीं हुई? ये टूटा ना बेटा, तो पहले तो आपको नजर आ रहा है हाइड्रोलिसिस। अच्छा हाइड्रोलिसिस के बाद बताएं बेटा, हाइड्रोलिसिस के बाद बताएं जब ये हाइड्रोलिसिस हो गई और ये H बना, तो क्या ये NaOH का रिएक्शन नहीं हुआ था जो आपने बेसिक लिया हुआ था? बेटा NaOH का रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ, बताएं जरा। हुआ सर। तो क्या ये एसिड बेस रिएक्शन नहीं होगा इन द सेकंड स्टेप? जी बेटा सेकंड स्टेप में एसिड बेस रिएक्शन हुआ है। जी बेटा एसिड बेस रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन एक ही चीज है? नहीं बेटा बिल्कुल भी एक चीज नहीं है। एसिड बेस रिएक्शन में तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज ही नहीं होती अक्सर। HCl NaOH देख लो, वहां कुछ भी नहीं होता। ठीक है सर, ठीक है। यहां पर बेटा देखो कि आपने हाइड्रोलिसिस की तो ये बना, लेकिन क्योंकि सॉल्यूशन में NaOH प्रेजेंट था तो NaOH जाकर इस कार्बोक्सिलिक से रिएक्शन करेगा, तो दिस इज एसिड बेस रिएक्शन। तो आपके पास ये सॉल्ट बना और फिर आपने बेटा उसमें जब HCl डाला तो HCl का H प्लस इस H के साथ रिएक्शन करके ये बना रहे हैं। ठीक है। अच्छा बेटा अब आगे आ जाओ नेक्स्ट डी पार्ट पर। कह रहे कि K कैन आल्सो बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम फिनोल। फिगर 4.4 shows several reaction of phenol। बेटा सोडियम के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? सिंपल सी बात है, आपने ONA लिख देना है जी, साथ में हाफ H2 निकल जाएगी। ठीक है, ये हो रहा है। बेटा फिनोल जब ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेगा तो आपको पता है व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे, ये भी याद रखिएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट, और तीनों पोजीशंस को ऑक्युपाई करेंगे, 2 ऑर्थो और 1 पैरा, तीनों पोजीशंस को बेटा आपने ऑक्युपाई करना है। ठीक है। अब नीचे वो यही चीज बेटा पूछ रहे हैं आपसे कि आप इक्वेशन 1 बता दें जो फिनोल वाला लिखा है, और ड्रॉ एंड द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन 2। बेटा ये मैंने लिख दिया, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। ये बेटा कर लें, ये आप लोग गलत करते हैं जी। वाई फिनोल इज वीकर एसिड देन के। के क्या चीज है? के इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है। हम सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड को बेटा देखते हैं। एक है आपके पास बेटा ये फिनोल, और एक है आपके पास बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड। कल भी मैंने आपको बताया था, अभी भी सिर्फ जुबानी बताऊंगा कि जब भी आपने एसिड की स्ट्रेंथ को मेजर करना है तो बेटा पहली चीज आपने OH की बॉन्ड स्ट्रेंथ बतानी। OH की बेटा बॉन्ड स्ट्रेंथ बताएंगे कि OH की बॉन्ड स्ट्रेंथ कहां पर ज्यादा वीक है। तो याद रखिएगा कि जो बेटा कार्बोनाइल ग्रुप है ना, कार्बोनाइल ग्रुप बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग है। क्या है? इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। तो ये बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होगा ये आपके ख्याल में OH बॉन्ड को स्ट्रॉन्गर करेगा या वीकर करेगा? शाबाश आंसर दें। ये इलेक्ट्रॉन इधर खींच रहा है, इधर इसको वीकर करेगा। बेटा वीकन करेगा। तो पहली बात आपने ये बतानी है कि इन कार्बोक्सिलिक ग्रुप द OH बॉन्ड इज वीकर ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप C डबल बॉन्ड O। दूसरी बात बेटा मैंने आपको बताई थी कि जब दूसरा आंसर आपको इस बेस पर देना है कि जब ये एक दफा आयन बना लेगा ना, जब ये एक दफा आयन बना लेगा, अब बेटा बताएं, एक तो आपने कहा जी OH बॉन्ड वीकन, इसने क्या कर दिया? वीक कर दिया। जब OH बॉन्ड वीक होगा तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी जी? इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी इस एसिड की? बढ़ जाएगी। तो एक बात तो आपने बताई कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस कार्बोनाइल ग्रुप, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस कार्बोनाइल ग्रुप, तो जो OH बॉन्ड है वो वीक हो गया। अच्छा जब OH बॉन्ड वीक हो जाएगा और बॉन्ड टूट जाएगा तो ये बेटा आयंस बन गए। अब ये जो नेगेटिव आयन है क्या ये ऑक्सीजन के ऊपर रहेगा या कार्बोनाइल इसको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा? अट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसे अट्रैक्ट करेगा? उसको आप बताओगे कि जो कार्बोक्सिलेट आयन है स्टेबलाइज, कार्बोक्सिलेट आयन क्या हो गया? स्टेबलाइज हो गया, क्योंकि बेटा इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, और जितना आपके पास स्टेबल आयन बनता है उतना रिएक्शन उतना एसिड स्ट्रॉन्गर होता है। जितना स्टेबल आयन बनता है ना एसिड उतना स्ट्रॉन्गर होता है बेटा। ठीक है, तो कार्बोक्सिलेट आयन इज स्टेबलाइज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। तो दो बेटा आप बात बताएंगे जी। सर जब आप बेस का वो कर रहे होते हैं तो एक अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर की बात करते हैं और दूसरा आप किस चीज के बारे में बात करते हैं? वो भी स्टेबिलिटी के बारे में बात
उसमें नहीं, उसमें स्टेबिलिटी के नहीं, उसमें आप सिर्फ अवेलेबिलिटी की बात करते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर नाइट्रोजन आइटम पर कितना है। ठीक है सर। बेटा यहाँ पे आपने दो चीजें बतानी है कि स्ट्रेंथ ऑफ OH बॉन्ड को बताना है, जब मार्क में जब आप लिखेंगे आंसर, स्ट्रेंथ ऑफ OH बॉन्ड बिफोर आयोनाइजेशन, उसको लिंक करना है स्ट्रॉन्ग एसिड से। और दूसरा बेटा स्टेबिलिटी ऑफ A9 की बात करनी है आपने, स्टेबिलिटी ऑफ A9 कि जितना A9, बेटा देखिए यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है ना, इसको कार्बोक्सिलेट कार्बोनाइल अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से जो नेगेटिव चार्ज है ये कंसंट्रेट नहीं होगा, डाइल्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, अच्छा फिनोल का आप ये बताएं, फिनोल का ये बता दें कि फेनॉक्साइड आयन जो है ना बेटा वो भी स्टेबलाइज होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसमें देखें ये जो फेनॉक्साइड आयन है इसको भी तो नेगेटिव चार्ज अंदर रिंग में जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा सर। लेकिन इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप किसके पास है? ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? क्या ये बेंजीन रिंग खींचेगा या ये कार्बोनाइल खींचेगा? कार्बोनाइल खींचेगा। तो आप कहोगे कि कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर स्टेबल देन फेनॉक्साइड आयन। कार्बोक्सिलेट आयन जो है मोर स्टेबल है देन फेनॉक्साइड आयन। ठीक है बेटा? जी सर। चलिए नेक्स्ट देखें, फिनोल एंड बेंजीन बोथ रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। ये बेटा आपके सामने रिएक्शन कर रहा है। हाँ बेटा फिनोल जो है इसमें OH इज इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो बताएं जब OH इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो किन किन पोजीशंस पर जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है वो बढ़ जाएगी बेटा? 246 पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बढ़ जाएगी ना? जी सर। अब किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के लिए अटैक करना फिनोल के ऊपर आसान होगा या मुश्किल होगा? क्योंकि देखो एक तो बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन थे, दूसरा OH भी अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इन पोजीशंस को एक्टिवेट कर रहा है। तो इलेक्ट्रोफाइल के लिए फिनोल पर अटैक करना आसान होगा 246 पर या नहीं? जी सर आसान होगा। तो अब यहाँ पर यही पूछ रहा है बेटा कि जब आप फिनोल में नाइट्रेशन करते हैं तो वो रूम टेम्परेचर पर करते हैं, जब आप बेंजीन में नाइट्रेशन करते हैं तो यू नीड 55 डिग्री। आपने याद किए हुए। व्हाई द रिएजेंट एंड कंडीशन फॉर दीज टू रिएक्शंस आर डिफरेंट? बेटा इसमें क्या डिफरेंस किस चीज का आ रहा है? तो आप ये बताएंगे कि इन फिनोल OH group increases the electronic density on ortho and para position, या 246 बता दें। Therefore, electrophile will readily attract, ठीक है? इलेक्ट्रोफाइल जो है ना बेटा बहुत अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग। अच्छा अब इसमें एक मार्क और भी है, OH ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। कैसे ये एक्सप्लेन करना है तो आप बताएंगे कि लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन, बेटा लोन पेयर जो है ना ऑक्सीजन के इज डीलोकलाइज हो जाएंगे इनटू द रिंग। ये बात आपने बतानी है कि आपने जो बताया ना कि OH ग्रुप इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी, कैसे भाई? तो आप बताएंगे जी लोन पेयर जो है ना ऑक्सीजन के ऊपर वो डीलोकलाइज हो जाते हैं। आपको याद है मैंने इस तरह का स्ट्रक्चर आपको बनाकर दिखाया था, देखें जरा। इसको पहले आयोनाइज करवाते हैं, आयोनाइज करवाने के बाद फिर मैंने आपको ये स्ट्रक्चर बनाया था ऐसे कर। अगर आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर याद हो, याद आ रहा है बेटा? जी सर। तो ये जो लोन पेयर है ना इसके इलेक्ट्रॉन्स रिंग के अंदर चले गए, तो दैट इज द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इसको वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कह रहे हैं। अच्छा बेटा नेक्स्ट देखें, सर ये इस ऊपर वाले के दो शॉर्ट पॉइंट्स बता देंगे हम लिखें आंसर में। क्या चीज बेटा? इस आंसर के दो शॉर्ट पॉइंट्स क्या होंगे सर? देखो मैंने 3 पॉइंट्स बताए। पहला पॉइंट, फिनोल इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्यों? आप आगे एक्सप्लेन करोगे। द लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन इज डीलोकलाइज इनटू द रिंग। जो लोन पेयर है ऑक्सीजन का वो बेटा डीलोकलाइज हो गया रिंग के अंदर या नहीं? जरा ये देख के बताओ डायग्राम। जी सर। अब ये बताने के बाद ना अब बताओ, अब बेटा बताओ कि ये चार्ज डेंसिटी किधर बढ़ रही है? क्या ये ऑर्थो और पैरा और
ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नहीं बढ़ रही, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी सॉरी। तो अब आप दूसरा पॉइंट ये बताओगे कि OH इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, सो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इंक्रीजेस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो क्या होगा भाई इससे, इलेक्ट्रोफाइल विल रेडिली अट्रैक्ट टुवर्ड्स दैट पोजीशन, इलेक्ट्रोफाइल उन पोजीशंस पर रेडिली अट्रैक्ट हो जाएंगे। सर ये ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन एटम लगा था वो कहाँ जाएगा? फिनोल आपको पता है ये स्लाइटली एसिडिक है ना, तो ये अपना H आयन तो कुछ फिनोल तो अपने H आयन सॉल्यूशन में दे के रखेंगे, क्या एसिडिक इन नेचर नहीं है, वेरी वेरी स्लाइटली एसिडिक। जी सर। तो जब ही जैसे ही आप फिनोल को वाटर में डालते हो या किसी भी सॉल्यूशन में, तो वो अपना H आयन रिलीज कर देता है। सर पहला पॉइंट ये कि नेगेटिव चार्ज ऑफ ऑक्सीजन इज relocalized into the ring, दूसरा ऑर्थो पैरा पोजीशन को राखी और रेडिली कर पर आ जाता H आयन। जी बेटा क्या पूछ रहे हैं? अच्छा बेटा आगे चलते हैं जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। हाँ सर, वो क्वेश्चन फिनोक्साइड आयन की डीलोकलाइजेशन का बताया था, उसके बारे में एक सवाल है। जी जी सर ये शुरू में तो एक नेगेटिव चार्ज था, उस पर फिर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एक साथ आ गए, तो कोई चीज ऐड या रिमूव हुए बताया किस तरह न्यूट्रल हो गया नेगेटिव? सर आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बेटा क्या पूछ रहे हो? सर शुरू में जो ऑक्सीजन का एटम है इस पे नेगेटिव चार्ज है, फिर बाद में ये नेगेटिव चार्ज रिंग के अंदर चला गया, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आ गया और ओवरऑल ये न्यूट्रल हो गया। तो ये कुछ ऐड या रिमूव हुए बगैर नेगेटिव से न्यूट्रल कैसे हो गया, ये बता। हेलो बेटा, साथ फिर पूछा, मुझे आपकी आवाज सही नहीं आ रही बेटा, फिर जरा पूछना क्वेश्चन। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो ऑक्सीजन का एटम है फिनोक्साइड हाँ आयन हाँ में, इस पे ठीक है नेगेटिव चार्ज, वो नेगेटिव ठीक है। चार्ज चला बेंजीन की रिंग में और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ओवरऑल ये मॉलिक्यूल नेगेटिव से न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल नहीं हुआ बेटा, न्यूट्रल नहीं हुआ, ये नेगेटिव ही है, दिस इज नॉट न्यूट्रल, तो अच्छा ये नेगेटिव ही है। सर ठीक है हमारे फिजिक्स की क्लास शुरू होगी, हम बस बेटा, जानते ठीक हैं है, क्लास हम बस 5 अभी होगा। क्लास खत्म करते हैं, बाकी जो है ना क्वेश्चन नंबर 5 हम इंशाल्लाह कल से करेंगे, ठीक है। ओके सर।